हेलो नमस्ते, करते हैं आज फॉरेंसिक मेडिसिन स्टार्ट। सबसे पहले अपन इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोर्ट ऑफ द लॉ, फोरेंसिक साइकेट्री, इंपोर्टेंस, स्टरलाइजेशन एंड एबॉर्शन, सेक्सुअल ऑफेंस एंड परवर्जन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ट्रेस एविडेंस, उसके बाद आईपीसी, उसके बाद मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद अपन पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजरीज, उसके बाद अपन पढ़ेंगे टॉर्चर, उसके बाद अपन पढ़ेंगे बैलिस्टिक्स। नीचे अपन देख लेते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रीजनल इंजरीज के बाद अपन पढ़ेंगे एस्फाइक्सियल डेथ, 2 वीडियो है। उसके बाद अपन पोस्टमार्टम टेक्निक्स, उसके बाद अपन आइडेंटिफिकेशन के 2 वीडियो है। उसके बाद थेनेटोलॉजी के 2 वीडियो है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्टारवेशन एंड डिक्लेरेशंस, उसके बाद अपन पढ़ेंगे इन्फेंटिसाइड, उसके बाद अपन पढ़ेंगे कंप्लीट टॉक्सिकोलॉजी। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन करते हैं स्टार्ट कोर्ट ऑफ द लॉ से। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अपन सबसे पहले देख लेते हैं फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशंस क्या है। यह एप्लीकेशंस ऑफ द मेडिकल नॉलेज फॉर द लॉ। लॉ के लिए मेडिकल नॉलेज का उपयोगी फोरेंसिक मेडिसिन है। इसको बोलते हैं आजकल लीगल मेडिसिन भी बोला जाता है। पॉल जेकिस के द्वारा द टर्म लीगल मेडिसिन दिया गया था और पॉल जेकिस को आजकल फादर ऑफ द फोरेंसिक साइकेट्री भी कहा जाता है। फर्स्ट पोस्टमार्टम किया था बार्टोनेला डी वेरिग्नाना के द्वारा इटली के अंदर 1302 के अंदर किया गया था। फर्स्ट पोस्टमार्टम इन इंडिया के अंदर बात करें तो चेन्नई के अंदर किया गया था। बकले के द्वारा किसका किया गया था तो मिस्टर व्हीलर का किया गया था। 1963 के अंदर किया गया था। अब अपन बात कर देते हैं मेडिसिन के अंदर कौन कौन से लॉ है इंडिया के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इसके अंदर क्या क्या डिफाइन है तो इसके अंदर क्राइम को डिफाइन किया गया है और पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है। क्राइम और पनिशमेंट को आईपीसी के अंदर डिफाइन किया गया है। इसके टोटल कितने सेक्शन है तो 511 सेक्शन है। इसके 511 सेक्शन है इसके अंदर। उसके बाद आ जाता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंदर दिया गया। इसमें आता है प्रोसीजर फॉर द क्रिमिनल केसेस। क्या क्या प्रोसेस होती है क्रिमिनल केसेस के अंदर, प्रोसीजर को डिफाइन किया गया है। इसके अंदर क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस आते हैं, अरेस्ट करना है कि नहीं करना है, उसके बाद कोर्ट में कैसे प्रोसीडिंग होती है, उसके बाद में जजमेंट क्या है कोर्ट के द्वारा। इन सब प्रोसीजर को ही सीआरपीसी इंडियन प्रोसीजर कोड के अंदर रखा गया है। इसके अंदर है 484 सेक्शन। 484 सेक्शन इसके अंदर है। एक होता है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर क्या क्या आता है, किसको डिफाइन किया गया है, विटनेस यानी गवाह को इसके अंदर किया गया है। सेकंड आता है इसके अंदर एविडेंस। एविडेंस होते हैं वो ओरल हो सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट, नाम ही एविडेंस है तो एविडेंस इसके अंदर आएंगे। एविडेंस के अंदर ओरल एविडेंस भी आएंगे और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आएंगे। इसके अंदर कुल 167 सेक्शन है। 167 सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। 1872 के अंदर आया था। इसके अंदर मेनली डिफाइन होता है विटनेस और एविडेंस, विटनेस और एविडेंस। अब बात कर लेते हैं ओरल एविडेंस है। ओरल एविडेंस हैज मोर वैल्यू देन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बिकॉज इट कैन बी क्रॉस एग्जामिन। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओरल एविडेंस की हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तुलना में, क्योंकि ओरल एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ द विटनेस की। सबसे पहले आता है कॉमन विटनेस। सबसे पहले आपका आता है कॉमन विटनेस। कॉमन विटनेस होता है, कॉमन विटनेस के बारे में एम्स में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड नॉलेज रूल। इसके अंदर एप्लीकेबल होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्स के अंदर पूछा गया है कि फर्स्ट हैंड नॉलेज रूल कौन से विटनेस पर एप्लीकेबल होता है, तो वो होता है आपका कॉमन विटनेस पर एप्लीकेबल होता है फर्स्ट हैंड नॉलेज रूल। ये सबसे पहले कॉमन विटनेस होता है। सबसे पहले ये होता है मोस्ट कॉमन विटनेस होता है। एग्जांपल है आई विटनेस, जो क्राइम कर रहा है उसको आंखों से देख रहा है ना, उसको बोलते हैं आई विटनेस या कॉमन विटनेस। दिस इज द मोस्ट कॉमन विटनेस। इसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड नॉलेज रूल एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट हैंड नॉलेज रूल एप्लीकेबल होता है वो होता है आपका कॉमन विटनेस पर होता है। सेकंड आपका आता है हियरसे विटनेस। किसी ने बोला और सुन लिया, मतलब उसने आंखों से नहीं देखा है, किसी ने बोला और सुन लिया, उसको बोलते हैं हियर। हियर मतलब सुन लिया, हियरसे विटनेस। हियरसे विटनेस इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, नॉट वैलिड इन द इंडिया। कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर हियरसे विटनेस अपवाद के रूप में यहां पर वैलिड है। सबसे पहले डाइन डिक्लेरेशन, उसके बाद होता है रेस गेचर। इसके अंदर आता है डाइन डिक्लेरेशन आता है 32 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत और रेस गेचर आता है 6 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। रेस गेचर में क्या आता है, इनवॉलंटरी एक्सक्लेमेशन एट द हीट ऑफ मोमेंट या व्हेन क्राइम अकर। इनवॉलंटरी एक्सक्लेमेशन एट द हीट ऑफ द मोमेंट या व्हेन क्राइम अकर, ये होता है रेस गेचर। और एक होता है आपका डाइन डिक्लेरेशन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सपर्ट विटनेस। कौन सा है एक्सपर्ट विटनेस, ये आता है आपका 45 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। इसके अंदर क्या होता है, ओपिनियन क्वालिफाइड इंडिविजुअल से ली जाती है। जैसे डॉक्टर हो सकता है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो सकता है, केमिकल एग्जामिनर हो सकता है, या फायर आर्म का एक्सपर्ट हो सकता है, या कोई सीरोलॉजिस्ट भी हो सकता है। एक्सपर्ट विटनेस इन द कोर्ट के अंदर वो अपना वॉलंटरी स्टेटमेंट देता है। ठीक है, एक्सपर्ट विटनेस इन द कोर्ट के अंदर अपना वॉलंटरी ऑफ द स्टेटमेंट देता है। उसके बाद होता है एक्सपर्ट विटनेस है वो कॉमन विटनेस भी हो सकता है और हेयरसे विटनेस भी हो सकता है। तो एक्सपर्ट विटनेस है वो कॉमन विटनेस भी हो सकता है और हेयरसे विटनेस भी होता है। एग्जांपल है डॉक्टर हो सकता है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो सकता है, केमिकल एग्जामिनर हो सकता है, फायर आर्म एक्सपर्ट हो सकता है, सीरोलॉजिस्ट हो सकता है। कॉमन विटनेस भी हो सकता है, वो एक्सपर्ट विटनेस भी होगा और वो हेयरसे विटनेस भी होगा। डॉक्टर कैन बी एक्सपर्ट कॉमन हेयरसे विटनेस, मतलब डॉक्टर तीनों विटनेस हो सकता है। डॉक्टर कॉमन विटनेस हो सकता है जिसके अंदर आपने पढ़ा था, इसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन था कि फर्स्ट हैंड रूल नॉलेज है वो एप्लीकेबल होता है वो होता है कॉमन विटनेस के अंदर। इसके अलावा हेयरसे विटनेस किसी ने कहा और सुन लिया। उसके बाद होता है एक्सपर्ट विटनेस, जो क्वालिफाइड इंडिविजुअल होते हैं अपने खुद के फील्ड के अंदर, उनको बोलते हैं एक्सपर्ट विटनेस। 45 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये अपने पढ़ लिया था। एक आता है 23 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अपने पढ़ा था डाइन डिक्लेरेशन आता है। उसके बाद 45 के अंदर आता है एक्सपर्ट विटनेस। उसके बाद 6 के अंदर आता है रेस गेचर। ये इसके इंडियन एविडेंस एक्ट। सेकंड अपने पढ़ लेते हैं ऑफेंस। ऑफेंस होते हैं वो कोग्निजिबल होते हैं, नॉन कोग्निजिबल होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं क्या होता है कोग्निजिबल ऑफेंस, क्या होता है नॉन कोग्निजिबल ऑफेंस। सबसे पहले आ जाता है कोग्निजिबल ऑफेंस। कोग्निजिबल ऑफेंस होता है अरेस्ट विदाउट वारंट। ये आता है आपका 2C सीआरपीसी के अंतर्गत। 2C सीआरपीसी के अंतर्गत बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं कोग्निजिबल ऑफेंस। और अरेस्ट विथ वारंट उसको बोलते हैं नॉन कोग्निजिबल ऑफेंस। तो ऑफेंस दो टाइप के, कोग्निजिबल ऑफेंस
वारंट के बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता है, वो है 2C CRPC। और दूसरा होता है वारंट के साथ में गिरफ्तार किया जाता है, वो होता है 2L CRPC। कौन कौन से एग्जांपल है जहां पर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है 2C CRPC के अंतर्गत? कौन कौन से एग्जांपल है कोग्निजिबल ऑफेंस के? कोग्निजिबल ऑफेंस के अंदर आता है सबसे पहले 4 आर आते हैं। सबसे पहले आर का मतलब है रेप, सेक्सुअल ऑफेंस। रेप किसी ने किया है तो उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद आता है किसी ने रेगिंग ली है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद रोबरी की है, किसी ने डकैती की है, रोबरी यानी डकैती, किसी ने डकैती की है तो भी उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। एक क्या है, रास या नेग्लिजेंट एक्ट किया है, उसकी वजह से किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, रास या नेग्लिजेंट एक्ट लीडिंग टू द डेथ, तो उसको भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद आता है ग्रीवियस एक्ट 320 आईपीसी के अंदर आता है ग्रीवियस एक्ट। उसके अंदर अंतर्गत कोई भी 8 सेक्शन है, उसके अंदर कोई भी एक सेक्शन है तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट के, ग्रीवियस एक्ट है। सेकंड आता है मर्डर, आपने मर्डर किया या अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, दोनों को ही बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा, मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर। उसके बाद आता है हिट एंड रन, एक्सीडेंट केस के अंदर होता है किसी को मार के चला गया, हिट करके और भाग गया, तो उसको भी एक्सीडेंटल केसेस के अंदर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है। हिट एंड रन को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, मर्डर के अंदर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर किया जाता है, ग्रीवियस एक्ट के अंदर किया जाता है, राश या नेग्लिजेंट एक्ट लीड टू द डेथ के अंदर किया जाता है, रोबरी के अंदर किया जाता है, रैगिंग के अंदर किया जाता है, रेप के अंदर किया जाता है। उसके अलावा ड्राउरी डेथ, देश के अंदर कोई भी डेथ होती है देश के अंतर्गत तो उसको भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद होता है स्टॉकिंग या परसुइंग या फॉलोइंग स्टेल्थी, या फीमेल को फॉलो कर रहा है उसको बोलते हैं स्टॉकिंग। स्टॉकिंग के अंतर्गत भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है। एक होता है वोयूरिज्म, ठीक है, ये होता है आपका ग्रहण करता है प्लेजर्स को बाय वाचिंग समवन एंगेज इन द सेक्सुअल एक्टिविटी को देखकर अपने प्लेजर्स को ग्रहण करता है, वो होता है वोयूरिज्म। उसके अंदर भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है। तो इसके अंदर खास खास है, रेप है, रेगिंग है, रोबरी है, राश या नेग्लिजेंट एक्ट लीडिंग टू डेथ है, ग्रीवियस एक्ट है, मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, हिट एंड रन, एक्सीडेंटल केसेस है, ड्राउरी डेथ है, स्टॉकिंग है और वोयूरिज्म है, जिसके अंतर्गत नॉन कोग्निजिबल ऑफेंस आता है। बात कर लेते हैं वेलेबल और एक होता है नॉन वेलेबल, ठीक है। वेलेबल होता है वो पुलिस और नॉन वेलेबल होता है वो कोर्ट के अंदर आता है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ द कोर्ट एंड उनकी क्या क्या पावर्स है, कौन कौन से कोर्ट है और उनकी क्या क्या पावर है। सबसे पहले आपका आता है सुप्रीम कोर्ट, अपीलेंट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, उसमें अपन नीचे वाले कोर्टों से ऊपर अपील कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अपीलेंट कोर्ट। दूसरा होता है आपका हाई कोर्ट जो स्टेट लेवल पे होता है, ये कंफर्म करता है डेथ सेंटेंस को, जो कि नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एडिशनल सेशन कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद आता है सेशन कोर्ट, ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है सेशन कोर्ट। उसके बाद आता है एडिशनल सेशन कोर्ट, ठीक है। तो 4 टाइप के मेन कोर्ट हो गए। सुप्रीम कोर्ट जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है उसको बोलते हैं अपीलेंट कोर्ट भी बोलते हैं। एक होता है हाई कोर्ट जो स्टेट लेवल पे होता है, ये कंफर्म करता है डेथ सेंटेंस को, जो कि सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है सेशन कोर्ट, उसके बाद आता है एडिशनल सेशन कोर्ट। इन चारों के अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट होता है डेथ सेंटेंस और अनलिमिटेड फाइन। इन चारों के अंदर मेनली 4, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, ये मैक्सिमम पनिशमेंट चारों ही डेथ तक दे सकते हैं, डेथ तक दे सकते हैं और अनलिमिटेड फाइन दे सकते हैं। अनलिमिटेड फाइन, चारों कोर्ट अनलिमिटेड फाइन दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आता है एवरी डेथ सेंटेंस गिवन बाय द सेशन कोर्ट। कोई भी डेथ सेंटेंस जो सेशन कोर्ट देता है उसको अपने अभी पढ़ा था, कंफर्म किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद अपन प्रेसिडेंट से पार्डन भी कर सकते हैं डेथ सेंटेंस के लिए। तो ये होता है एवरी डेथ सेंटेंस है, सेशन कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, उसको हाई कोर्ट कंफर्म करता है। उसके बाद अपन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानता है तो अपन प्रेसिडेंट से अपील कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस। प्रेसिडेंट है वो उसको माफ कर सकता है। फॉलोइंग कोर्ट कैन कम्यूट डेथ सेंटेंस। कौन कौन से कोर्ट है जो कि डेथ सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं? जैसे सेशन कोर्ट ने इसका मर्डर का दे दिया, मर्डर होने के बाद में उसको दे दिया, डेथ सेंटेंस दे दिया, तो अपन हाई कोर्ट के अंदर उसको, हाई कोर्ट जो कि उसको कंफर्म करता है, कंफर्म करते टाइम उसको चेंज भी कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट उसको अपन अपील करने के बाद चेंज भी कर सकता है। इसके सबसे बिगेस्ट पावर होती है प्रेसिडेंट के अंदर, प्रेसिडेंट भी इसको डेथ सेंटेंस को चेंज कर सकता है, जो कि प्रेसिडेंट के अंदर सबसे बिगेस्ट पावर होती है। अब अपन आगे बात कर लेते हैं इसके अंदर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू चेंज द डेथ सेंटेंस। इसको बोलते क्या है, क्या बोलते हैं इसको? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो कि चेंज कर सकता है डेथ सेंटेंस को, उसको बोलते हैं एमएसटी। क्या बोलते हैं? एमएसटी। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो कि डेथ सेंटेंस को चेंज कर सकता है उसको बोलते हैं एमएसटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। मर्डर कमिटेड बाय प्रेग्नेंट फीमेल, यदि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है वो मर्डर कर देती है तो ये हाई कोर्ट है वो पोस्टपोन कर सकता है जजमेंट को जब तक डिलीवरी हो न जाए। ये आता है आपका 416 सीआरपीसी के अंतर्गत। मतलब कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, कोई मर्डर कर दिया है उसने, तो उसको डिलीवरी तक के लिए हाई कोर्ट है वो उसको पोस्टपोन कर सकता है उसके जजमेंट को। ये है आपका 416 सीआरपीसी के अंतर्गत। इसके अलावा कोर्ट अपने 4 कोर्ट बड़े बड़े पढ़ लिए थे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया था, हाई कोर्ट पढ़ लिया था, सेशन कोर्ट पढ़ लिया था, एडिशनल सेशन कोर्ट पढ़ लिया था। उसके अंतर्गत अपने पढ़ा था कि उनके अंतर्गत होता है मैक्सिमम, उसके अंतर्गत अनलिमिटेड फाइन हो सकता है और डेथ सेंटेंस चारों ही कोर्ट दिया जा सकता है। अपने पढ़ा था सेशन कोर्ट है वो हाई कोर्ट में अपन अपील कर सकते हैं कोई डेथ सेंटेंस दे दिया है तो। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर सबसे पहले आता है 5 नंबर पे आता है असिस्टेंट सेशन कोर्ट। पहले अपने पढ़ा था एडिशनल सेशन कोर्ट, अब है असिस्टेंट सेशन कोर्ट। उसके बाद आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। उसके बाद आता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। उसके बाद आता है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो सबसे पहले आता है असिस्टेंट सेशन कोर्ट होता है, ये आपका 10 साल तक की मैक्सिमम सजा दे सकता है। असिस्टेंट सेशन कोर्ट 10 साल तक की मैक्सिमम सजा दे सकता है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो आपकी मैक्सिमम 7 साल तक की सजा दे सकता है। और फाइन के अंदर बात करें तो दोनों अनलिमिटेड फाइन दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन बन सकता है नीट और एम्स के अंदर, एफएमजी के अंदर भी। इसके अलावा फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है वो मैक्सिमम 3 साल की सजा दे सकता है और फाइन मैक्सिमम 10,000 का ही दे सकता है। और सेकंड जुडिशियल है वो 1 साल का मैक्सिमम सजा दे सकता है और फाइन 5,000 का मैक्सिमम दे सकता है। तो 1 साल 5,000 ये होता है सेकंड जुडिशियल, 3 साल 10,000 ये होता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल और 7 साल अनलिमिटेड फाइन ये होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, 10 साल अनलिमिटेड फाइन ये होता है
आपका असिस्टेंट सेशन कोर्ट। बात कर लेते हैं थोड़ा मेट्रो सिटी के अंदर अलग होता है, तो मेट्रो सिटीज के अंदर होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन द पावर। ठीक है, मेट्रो सिटीज के अंदर होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन पावर। एक होता है आपका जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं, वो आपके अलग होते हैं, जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, जुवेनाइल कोर्ट होते हैं जो उसके अंदर जो 18 साल से छोटे बच्चे वो इसके जुवेनाइल कोर्ट के अंतर्गत उनकी सुनवाई की जाती है। इनके अंदर मेनली क्या होता है, फीमेल होती है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर फीमेल होती है, मेनली फीमेल होती है, और 2 सोशल वर्कर्स होते हैं, उनमें से भी एक फीमेल होनी चाहिए। 2 सोशल वर्कर उनमें से एक फीमेल होनी चाहिए। फीमेल होती है वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होती है, ध्यान रखना, सेकंड क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और फीमेल होती है, और 18 साल से छोटे बच्चों का सुनवाई की जाती है, उसको बोलते हैं जुवेनाइल कोर्ट। अब अपन बात कर लेते हैं इंक्वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंक्वेस्ट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्वेस्ट के अंदर अपन खास चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले इंक्वेस्ट होता क्या है, डेफिनेशन से इंक्वायरी ऑफ द कॉज ऑफ डेथ, मतलब इंक्वायरी प्रोसेस, इंक्वायरी क्या, कैसे इसको इंक्वायरी करनी है, कैसे उसकी डेथ हुई, क्या कारण रहे होंगे, सीआरपीसी के अंतर्गत ये एक प्रोसीजर है जो कि सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। इंक्वेस्ट 2 टाइप की होती है, एक होती है पुलिस इंक्वेस्ट, नॉर्मली मोस्ट कॉमन होती है पुलिस इंक्वेस्ट जो पुलिस के द्वारा की जाती है, एक होती है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। इंपॉर्टेंट है, पुलिस से चौका लगाएगी तो 174 सीआरपीसी के अंतर्गत आती है पुलिस इंक्वेस्ट, पुलिस इंक्वेस्ट आती है 174 सीआरपीसी के अंदर पुलिस चौका लगाएगी। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट आती है 176 सीआरपीसी के अंतर्गत, इसका मतलब चक्का, मजिस्ट्रेट चक्का लगाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वही बार बार पूछा जा रहा है, कौन सी सीआरपीसी होती है 174 और 176, पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट कहां की जाती है, अननेचुरल डेथ, टोटल ऑल अननेचुरल डेथ के अंदर की जाती है। अननेचुरल जो जब भी अननेचुरल डेथ होती है तब आपकी इंक्वेस्ट की जाती है, वो की जाती है पुलिस के द्वारा। ठीक है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट ऑब्टेन बाय द पुलिस आफ्टर एग्जामिन डेड बॉडी एंड क्राइम सीन, इसमें पुलिस होती है वो अपना रिपोर्ट तैयार करती है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करती है, उसको क्राइम सीन को देखती है, डेड बॉडी को देखती है, एग्जामिन करती है, देखने के बाद में अपनी करती है इंक्वेस्ट तैयार, इसको बोलते हैं पंचनामा। इंक्वेस्ट रिपोर्ट को बोलते हैं पंचनामा, जो कि पुलिस के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें मिनिमम किस लेवल का पुलिस अधिकारी है जो इसको पुलिस इंक्वेस्ट कर सकता है, वो है हेड कांस्टेबल। इसके अंदर मिनिमम हेड कांस्टेबल तो होना ही चाहिए, हेड कांस्टेबल से नीचे काम नहीं चलेगा। और यूजुअली होता है एसआई, थानेदार, सब इंस्पेक्टर, यूजुअली थानेदार होता है सब इंस्पेक्टर, मिनिमम हेड कांस्टेबल होना चाहिए। ये पंचनामा तैयार करती है, उसी को बोलते हैं पुलिस इंक्वेस्ट। इसके अंदर है ऑल अननेचुरल डेथ के अंदर की जाती है, 174 सीआरपीसी के अंदर अंतर्गत की जाती है। दूसरी होती है आपकी मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंदर खास खास क्या क्या बातें देख लेते हैं अपन। इसके अंदर होती है 176 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट चक्का लगाएगा। किस किस में की जाती है, 6 कंडीशन है मेनली इसके अंदर। कोई भी डेथ हो गई पुलिस कस्टडी के अंदर, मतलब पुलिस के अंतर्गत कुछ भी हो चुका है ना, तो उसकी इंक्वायरी करेगा, इंक्वेस्ट करेगा, वो करेगा मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। तो पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ हो गई, मतलब जेल के अंदर डेथ हो गई, कोई भी उसके पकड़ रखा है पुलिस के अंतर्गत है, उसके अंदर उसी को कोई भी डेथ हो गई, तो उन सबकी इंक्वेस्ट करेगा, वो होता है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। या पुलिस फायरिंग के अंतर्गत कोई भी डेथ हो गई, मतलब पुलिस कस्टडी के अंदर कोई भी डेथ हो गई, पुलिस ने फायरिंग करके कोई भी डेथ हो गई, या पुलिस जांच कर रही थी उसके दौरान इंटरोगेशन के दौरान कोई भी डेथ हो गई, तो पुलिस की जब भी कोई भी डेथ होगी ना, इसकी जांच करेगा आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट। खास चीज है, मजिस्ट्रेट कौन सा करेगा, तो पुलिस के अंदर जब भी कोई भी डेथ हो गई, पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ हो गई, पुलिस फायरिंग के अंदर डेथ हो गई, पुलिस इंटरोगेशन के द्वारा डेथ हो गई, तो इंक्वायरी करेगा, वो करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। खास बात है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, डेथ हो गई मेंटल एसाइलम, मतलब कोई मेंटल हॉस्पिटल है या मेंटल पर्सन है, उसकी डेथ हो गई मेंटल एसाइलम। ठीक है, डेथ इन द मेंटल एसाइलम। उसके बाद में ड्राउरी डेथ हो गई, ड्राउरी डेथ वो भी 7 साल के अंदर, देश की कोई भी डेथ है वो 7 साल के अंदर अंदर है ना, तो इंक्वेस्ट करेगा मजिस्ट्रेट। 7 साल के बाद में तो उसकी मेनली पुलिस इंक्वेस्ट करती है, ये खास बात है, 7 साल से कम होनी चाहिए मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के लिए ड्राउरी डेथ। उसके बाद होता है एक्सहूमेशन, डिगिंग आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को जमीन के अंदर गाड़ दिया, उसके बाद वापस बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं एक्सहूमेशन, डिगिंग आउट ऑफ द ह्यूमन डेड बॉडी। उसके लिए मिनिमम मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होना जरूरी है। इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, खास बात है, डिगिंग आउट ऑफ द बॉडी 5 साल 10 साल 15 साल कितनी भी हो सकती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। और ये आती है 176(3) सीआरपीसी के अंतर्गत, 176(3) सीआरपीसी के अंतर्गत कोई टाइम लिमिट नहीं है एक्सहूमेशन के लिए, डिगिंग आउट ऑफ द ह्यूमन डेड बॉडी। इन नीचे वाले तीनों के लिए कौन कौन से, एक तो है डेथ इन मेंटल एसाइलम, ड्राउरी डेथ, एक्सहूमेशन या डिगिंग आउट ऑफ द बॉडी। इनकी इंक्वेस्ट करता है वो आपका करता है मजिस्ट्रेट, नहीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इन पुलिस के अंतर्गत वालों की कर रहा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और इन नीचे वाले तीनों की कर रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन कौन हो सकता है, तो एक डीएम हो सकता है, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम हो सकता है सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार हो सकता है, एडीएम हो सकता है, ये 4 हो सकते हैं, डीएम हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, एडीएम हो सकता है। ये होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो कि इन तीनों की डेथ करते हैं। डेथ इन मेंटल एसाइलम, ड्राउरी डेथ 7 साल से कम, एक्सहूमेशन बॉडी को बाहर निकाल दिया, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, और 176(3) सीआरपीसी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये खास खास पॉइंट हो गए। उसके बाद अपन कर लेते हैं थोड़ी सी और बात, डेड बॉडी टेकन फॉर द पोस्टमार्टम आफ्टर पुलिस इंक्वेस्ट, उसको बोलते हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी। ठीक है, मेडिको लीगल ऑटोप्सी क्या होता है, जो पुलिस ने डेड बॉडी, पुलिस इंक्वेस्ट करती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाती है, उसको बोलते हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी। आफ्टर पोस्टमार्टम डेड बॉडी अपन को किसको देनी होती है, खास बात है, पोस्टमार्टम करने के बाद डेड बॉडी परिजनों को देनी होती है या पुलिस को देनी होती है। तो खास बात है, कभी भी डेड बॉडी को रिलेटिव्स को नहीं देना है। जब भी मेडिको लीगल ऑटोप्सी के लिए केस आता है तो उसकी डेड बॉडी को पुलिस को देना है, रिलेटिव्स को नहीं देना है। खास बात है, इससे क्वेश्चन क्लिनिकल क्वेश्चन बन सकता है। एक या से भी बन सकता है फॉर द डेथ इन द पुलिस कस्टडी, जब भी डेथ पुलिस कस्टडी के अंदर हो, पुलिस फायरिंग के अंदर हो, पुलिस इंटरोगेशन के हो, अपने पहले पढ़ लिया था। इसकी इंक्वेस्ट कौन करता है, वो करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नॉट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एक अपने नीचे वाले 3 पॉइंट पढ़े थे, यदि डेथ मेंटल एसाइलम के अंदर हो जाती है, ड्राउरी डेथ हो जाती है, एक्सहूमेशन है, इनकी इंक्वेस्ट अपने पढ़ा था कौन करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उसके अंदर अपने डीएम, एसडीएम, एडीएम और तहसीलदार होते हैं। ठीक है, ये खास बात है। उसके बाद अपन आ जाती है, एक होती है
कोरोनर इंक्वेस्ट, ये इंडिया के अंदर यूज नहीं किया जाता है, एबोलिश हो चुकी है इंडिया के अंदर, बॉम्बे के अंदर लास्ट बार यूज की गई थी 1999 के अंदर, और उससे पहले एबोलिश इन कोलकाता के अंदर हो चुकी थी 1978 के अंदर, ये बात है। उसके बाद एक होती है मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट। मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट होती है, मानते हैं अपन बेस्ट इंक्वेस्ट सिस्टम होता है, इंडिया के अंदर इसको यूज नहीं किया जा सकता है, यूएसए और यूके के अंदर इसको फॉलो किया जाता है, यूएसए और यूके के अंदर यूज किया जा सकता है, इंडिया के अंदर यूज नहीं किया जाता है, ये बेस्ट इंक्वेस्ट सिस्टम होता है मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट। तो 4 टाइप के अपने इंक्वेस्ट पढ़ चुके, सबसे पहले अपने पढ़ा था पुलिस इंक्वेस्ट, उसके बाद में अपने पढ़ा था मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, उसके बाद में अपने पढ़ा था कोरोनर इंक्वेस्ट, जो कि इंडिया के अंदर नॉट यूज की जाती है, उसके बाद अपने पढ़ा था मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट। अब अपन पढ़ेंगे समन क्या होता है या सबपनिया क्या होता है। इसके अंदर है डॉक्यूमेंट सेंड टू द विटनेस टू अटेंड द हॉस्पिटल, यानी कोर्ट के द्वारा डॉक्यूमेंट सेंड किया जाता है विटनेस को कोर्ट को अटेंड करने के लिए। इसमें पुलिस समन कर सकती है अपन को 160 सीआरपीसी के अंतर्गत, ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुलिस समन कर सकती है 160 सीआरपीसी के अंतर्गत, और कोर्ट समन करता है वो करता है 61 टू 69 सीआरपीसी के अंतर्गत। खास बात है, कोर्ट समन करता है वो करता है 61 टू 69 सीआरपीसी के अंतर्गत, और पुलिस समन करती है वो 160 सीआरपीसी के अंतर्गत करती है। समन होता है कोर्ट को अटेंड करना होता है, अपन अपने पास एक डॉक्यूमेंट आता है, उसके दौरान अपन को कोर्ट को अटेंड करना होता है। समन के अंदर क्या क्या खास चीज होती है, डेट और टाइम लिखा होता है, मेंशंस होता है समन के अंदर, कब आना है और कहां पे आना है, ये खास बात उसके अंदर समन के अंदर लिखी होती है, कहां आना है और कब आना है। नॉट अटेंडिंग कोर्ट आफ्टर समन इज पनिशेबल, यदि अपन ने समन अपने पास अपन को प्राप्त हो चुका है, अपन कोर्ट को अटेंड नहीं करते हैं, तो ये अपन को इसका पनिशमेंट मिलता है 174 आईपीसी, इसके अंतर्गत 6 मंथ की अपन को जेल मिल सकती है, समन अटेंड नहीं किया तो 1000 रुपए का अपन फाइन लगाया जा सकता है। यदि अपन ने समन प्राप्त होने के बाद में कोर्ट को अटेंड नहीं किया है, तो 174 आईपीसी के अंतर्गत, खास बात है सीआरपीसी नहीं, आईपीसी के अंतर्गत अपन को 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का फाइन अपने ऊपर लगाया जा सकता है। सेकंड बात अपन कर लेते हैं, कोर्ट सेंड नोटिस करती है, कोर्ट अपन को नोटिस सेंड करती है, वो करती है 350 सीआरपीसी के अंतर्गत। खास बात है, कोर्ट सेंड नोटिस 350 सीआरपीसी के अंतर्गत। क्या क्या होता है, अपनी क्या क्या प्रेफरेंस होती है अटेंड करने की समन को। अपन को 2 समन प्राप्त हो गए, सुप्रीम कोर्ट से हो गया, एक हाई कोर्ट से हो गया, तो अपन को कौन सी प्राथमिकता किसको देनी है। सबसे पहले क्रिमिनल केस है तो उसको अपन को अटेंड करना जरूरी है, सिविल केस से तो दोनों का प्राप्त हो गया, सिविल और क्रिमिनल का, तो अपन को कौन सा अटेंड करना है, तो अपन को इसमें अटेंड करना है, वो अपन को अटेंड करना है आपका क्रिमिनल पहले अटेंड करना है, किसकी तुलना में, सिविल की तुलना में क्रिमिनल को अपन को पहले अटेंड करना है सबसे, उसके बाद में हायर कोर्ट को पहले अटेंड करना है। सबसे पहले अपन को प्रेफरेंस ऑफ द अटेंडिंग समन के अंदर है क्रिमिनल और सिविल 2 है, तो क्रिमिनल को पहले अटेंड करना है, और हायर कोर्ट है उसको अटेंड पहले करना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का गया, तो सुप्रीम कोर्ट हमको पहले अटेंड करना है। उसके बाद आता है दोनों सेम लेवल के कोर्ट, भी सेम लेवल के दोनों, जैसे हाई कोर्ट है, तो अपन को सबसे पहले अटेंड द फर्स्ट रिसीव्ड समन, जो अपन को सबसे पहले समन प्राप्त होता है, जो पहले प्राप्त होता है उसको पहले अटेंड करना है, सब समन या सपनिया। इसके अंदर 2-3 खास बात होती है, एक होता है एड टेस्टिफिकेंडम, इसके अंदर होता है अटेंड करो उसको, टेस्टिफाई एविडेंस फॉर द कॉमन विटनेस के लिए होता है, ठीक है, अटेंड एंड टेस्टिफाई एविडेंस फॉर द कॉमन विटनेस के लिए होता है, उसको बोलते हैं एड टेस्टिफिकेंडम। एक होता है आपका होता है डूसस टेकम, इसके अंदर होता है डॉक्यूमेंट्स टेकन फॉर द एक्सपर्ट विटनेस, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो सकती है, एमएलसी रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसको बोलते हैं ड्यूसेस टेकम एंड डॉक्यूमेंट टेकन फॉर द एक्सपर्ट विटनेस। ये खास बात है, डॉक्यूमेंट लिया जाता है उसको तो बोलते हैं आपका टेकस ड्यूसेस टेकम, और दूसरा होता है आपका कॉमन विटनेस के लिए होता है, वो होता है आपका एड टेस्टिफिकेंडम। दो खास बात है, एड टेस्टिफिकेंडम और दूसरी होती है आपकी ड्यूसेस टेकम। उसके बाद में अपन को ली जाती है ओथ, खास बात है, ओथ ली जाती है ना, ओथ टेकिंग इज कंपलसरी फॉर प्रायर द टेस्टिफाई, टेस्टिफाई करने से पहले ओथ सबको लेना जरूरी है। ओथ में कौन सी ओथ ली जाती है, तो हिपोक्रेटिक ओथ ली जाती है, या फिर डिक्लेरेशंस ऑफ द जेनेवा ली जाती है, डिक्लेरेशंस ऑफ जेनेवा हिपोक्रेटिक ओथ ली जाती है। इसको डिफाइन किया गया है, ये खास बात है, क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर, किसमें डिफाइन किया गया, वो है 51 आईपीसी के अंदर डिफाइन किया गया है। तो ओथ लेना जरूरी है, इस ओथ लेते हो हिपोक्रेटिक ओथ या डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा लेते हैं, इसको डिफाइन किया जाता है 51 आईपीसी के अंदर, इसको डिफाइन किया जाता है, डिफाइन किया गया है। यदि अपन ओथ नहीं लेते, अपन मना कर देते ओथ लेने से, तो अपन इसके अंतर्गत 178 आईपीसी के अंतर्गत अपन को मैक्स पनिशमेंट दिया जा सकता है। पनिशमेंट के अंदर अपन को 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का फाइन दिया जा सकता है 178 आईपीसी के अंतर्गत। खास बात है, 178 आईपीसी के अंतर्गत कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, तो 6 महीने का पनिशमेंट और 1000 रुपए अपन के फाइन लगाया जा सकता है, ठीक है। इसको 51 आईपीसी के अंतर्गत डिफाइन किया जाता है, हिपोक्रेट ओथ लेना जरूरी है। ओथ अपन को भगवान के नाम की ली जाती है, ठीक है, ओथ टेकन इन द नेम ऑफ द गॉड। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ओथ के अंदर, सबसे पहले है ट्रूथ, मैं सत्य बोलूंगा, होल ट्रूथ, पूरा सत्य बोलूंगा, नथिंग बट द ट्रूथ, कुछ सत्य के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये इसके कंपोनेंट होते हैं, ट्रूथ, होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। एथिस्ट टेक ओथ एज ए सोमेनली एफिरम, नेम ऑफ द गॉड इज नॉट यूज, ठीक है, जो नास्तिक होते हैं उनको भगवान का नाम लेना कोई जरूरी नहीं है। एथिस्ट टेकन ओथ एज ए सेमेनली एफिरम, नेम ऑफ द गॉड इज नॉट यूज, इसमें गॉड का नाम यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या क्या एज लिमिट होती है ओथ के लिए, एज लिमिट है लेस देन 12 ईयर, नो ओथ रिक्वायर्ड। यदि आपकी उम्र, खास बात है 12 साल से कम उम्र है, तो उसको ओथ की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। 12 साल से ऊपर ओथ की रिक्वायरमेंट है, 12 साल से नीचे ओथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। खास बात है, ओथ की रिक्वायरमेंट कब नहीं है। तो इसके अंदर खास बात, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो तो एक तो है ड्यूसिस टेकम के अंतर्गत क्या आता है, ये खास क्वेश्चन पूछा गया है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओथ है वो किसके अंदर डिफाइन है, वो पूछा गया है। तो ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर खास पूछे गए हैं। ये भी एक खास क्वेश्चन पूछा गया है, को कौन से सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट है आपको नोटिस भेजता है, और ये खास पूछा गया है कि अटेंड नहीं किया तो क्या होगा, कितने रुपए का फाइन होगा, और पुलिस समन करती है वो किसके अंतर्गत करती है। तो ये खास बात है समन या सपनिया के अंदर।
उसके बाद में ये समन केस है तो पनिशमेंट है 2 साल से कम होगा, वारंट केस है तो 2 साल से ज्यादा होगा, ये अलग पॉइंट है, ठीक है। समन केस है तो इफ पनिशमेंट लेस देन 2 ईयर और वारंट केस है मोर देन 2 ईयर। अब अपन बात कर लेते हैं हॉस्टाइल विटनेस एंड परजुरी। क्या होता है हॉस्टाइल विटनेस और क्या होती है परजुरी, खास बात है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट के अंदर भी 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है, जो कि अपना स्टेटमेंट को बार बार चेंज करता है या कुछ सत्य को छुपाता है ओथ लेने के बाद में, ठीक है, सत्य को छुपाता है ओथ लेने के बाद में या अपने स्टेटमेंट को बार बार चेंज कर रहा है, उसको बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस। इसको डिफाइन किया गया है 154 आईपीसी के अंतर्गत, 154 आईपीसी के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है हॉस्टाइल विटनेस एंड परजुरी को। परजुरी होती है आपकी फॉल्स एविडेंस देना, ओथ लेने के बाद में फॉल्स एविडेंस देना, उसको बोलते हैं परजुरी, ठीक है। गिविंग द फॉल्स एविडेंस आफ्टर टेकिंग ओथ, उसको बोलते हैं परजुरी। हॉस्टाइल विटनेस से वो बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज करता है, हॉस्टाइल विटनेस से बार बार स्टेटमेंट चेंज करता है, उसको बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस। और फॉल्स एविडेंस देता है ओथ लेने के बाद में, उसको बोलते हैं परजुरी। परजुरी को डिफाइन किया गया है 191 आईपीसी के अंदर, 191 आईपीसी के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। और परजुरी के डेफिनेशन जो पनिशमेंट दिया जाता है वो आपका दिया जाता है 193 आईपीसी, 193 आईपीसी के अंतर्गत, और मैक्सिमम 7 साल तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो 7 साल तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है यदि अपने कोई भी फॉल्स एविडेंस दिए हैं ओथ लेने के बाद में। तो ओथ को परजुरी को डिफाइन किया गया 191 आईपीसी के अंतर्गत, इसका पनिशमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है 193 आईपीसी के अंतर्गत। उसके बाद अपन को 4 ऐड करने हैं तो 197 197 आईपीसी बन जाती है। ये होती है फॉल्स एविडेंस या डॉक्यूमेंट, यदि अपने कोई भी सर्टिफिकेट है वो फॉल्स दिया है या कोई भी डॉक्यूमेंट है वो अपने फॉल्स दिए तो वो आता है 197 आईपीसी के अंतर्गत। उसमें 4 और ऐड कर देते तो हो जाते 201 आईपीसी। इसमें भी अपन को 7 साल तक की सजा दी जा सकती है पनिशमेंट। इसमें अपन क्या करते हैं कोजिंग डिसअपियरेंस ऑफ द एविडेंस को मिटाने की कोशिश करते हैं तो वो आता है 201 आईपीसी के अंतर्गत। 201 आईपीसी के अंतर्गत आता है, 7 साल तक की सजा हो सकती है अपने एविडेंस को मिटाने की कोई भी कोशिश की है तो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉस्टाइल विटनेस और परजुरी, हर साल नीट के अंदर एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे भी आने वाले सालों के अंदर भी पूछा जाएगा। तो इसके अंदर है 191 आईपीसी, उसके बाद में 193 आईपीसी, उसके बाद में 197 आईपीसी, उसके बाद में 201 आईपीसी। 191 वो परजुरी को डिफाइन करती है, 193 वो इसको पनिशमेंट के लिए, और 197 वो आपका फॉल्स सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट के लिए, और 201 वो आपका है कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ द एविडेंस, और उसमें भी 7 साल की सजा हो सकती है। अब आता है अपने एग्जामिन्स ऑफ द विटनेस। एग्जामिन्स ऑफ द विटनेस के अंदर अपन खास बातें पढ़ते हैं, क्या क्या खास बातें हैं एग्जामिनेशंस ऑफ द विटनेस के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत खास बात है, इसको एड्रेस किया गया था वो आपका सेक्शन 137 के अंदर, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इसको एड्रेस किया गया है। इसके अंदर 3 टाइप के मेन एग्जामिनेशन होते हैं। सबसे पहले आता है चीफ एग्जामिनेशन, उसके बाद आता है क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद आता है री एग्जामिनेशन। चीफ एग्जामिनेशन है वो अपने खुद के वकील द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन बाय द डिफेंस लॉयर। ये 137 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सेम पार्टी लॉयर के द्वारा अपन को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम पार्टी लॉयर के द्वारा पूछे जाते हैं, उसको बोलते हैं चीफ एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है क्रॉस एग्जामिनेशन, ये आपका आता है 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्रोसिक्यूटर या ऑपोजिट पार्टी लॉयर्स के द्वारा अपन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है री एग्जामिनेशन, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वापस डिफेंस लॉयर के द्वारा पूछे जाते हैं, सेम पार्टी लॉयर के द्वारा दोबारा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले होता है चीफ एग्जामिनेशन, उसके बाद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद होता है री एग्जामिनेशन। चीफ एग्जामिनेशन होता है सेम पार्टी लॉयर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ऑपोजिट पार्टी के लॉयर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको री एग्जामिनेशन के अंदर सेम पार्टी के अंदर दोबारा री एग्जामिन किया जाता है। एक होता है जज या मजिस्ट्रेट होता है, वो 165 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जज है ना, जज या मजिस्ट्रेट, ये जो भी प्रोसीजर चल रहा है उसके अंतर्गत कभी भी किसी भी टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, एनी टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आता है 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। क्रॉस एग्जामिनेशन की कोई टाइम लिमिट नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा 30 मिनट 45 मिनट कुछ भी हो सकता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन की कोई टाइम लिमिट नहीं है, ऑपोजिट पार्टी लॉयर के द्वारा पूछे जाते हैं। लीडिंग क्वेश्चन एलो ओनली ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, बार बार नीट 2021 के अंदर पूछा गया था, नीट 2022 के अंदर पूछा गया था, एफएमजी के अंदर बार बार पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीडिंग क्वेश्चन कहां एलो होते हैं, तो लीडिंग क्वेश्चन ओनली क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर एलो किए जाते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन एलो ओनली ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है लीडिंग क्वेश्चन? लीडिंग क्वेश्चन होता है उसका आंसर देना होता है यस या नो। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर अपन को यस या सिर्फ और नो में देना, उसको बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चन। ये क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ही एलो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डेफिनेशन डिफाइन किया गया है 141 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। ये चीफ एग्जामिनेशन के अंदर परमिटेड नहीं होते हैं, 142 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ये आपके नहीं होते हैं, ठीक है। 142 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ये चीफ एग्जामिनेशन के अंदर लीडिंग क्वेश्चन परमिटेड नहीं होते हैं। ये 143 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ये क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ लीडिंग क्वेश्चन परमिटेड होते हैं। एक होता है फॉर द हॉस्टाइल विटनेस, जो कि अपने पढ़ा था हॉस्टाइल विटनेस होता है जो कि अपने स्टेटमेंट को बार बार चेंज कर रहा है, तो उसके लिए लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके कैन बी आस्क्ड बाय द डिफेंस लॉयर ड्यूरिंग चीफ एग्जामिनेशन, सेम पार्टी लॉयर, यानी चीफ एग्जामिनेशन के अंदर भी उसको लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यदि विटनेस हॉस्टाइल है तो हॉस्टाइल विटनेस के लिए लीडिंग क्वेश्चन है वो डिफेंस लॉयर के द्वारा चीफ एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं। नॉर्मली लीडिंग क्वेश्चन है वो आपके क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। समरी इसकी देख लेते हैं, क्या बात है, क्या पढ़ा है अपने। समरी इसकी खास चीज होती है, तो समरी इसके अंदर ये है, सबसे पहले है ये है आपकी पार्टी, ठीक है, ये है पब्लिक विटनेस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये इसको पूछ रहा है, इसको क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो सबसे पहले पूछ रहा है, ये तो आपका हो गया, इसको बोलते हैं अपन चीफ एग्जामिनेशन। उसके बाद में डिफेंस लॉयर है, वो डिफेंस विटनेस को अपने क्वेश्चन पूछता है, वो आपका हो गया चीफ एग्जामिनेशन। उसके बाद में देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो डिफेंस विटनेस से क्वेश्चन पूछता है, ये आपका होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद डिफेंस लॉयर है, वो पब्लिक विटनेस से पूछता है, ये आपका है क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद में वापस पब्लिक प्रोसिक्यूटर पब्लिक विटनेस से पूछता है, इसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन। उसका डिफेंस लॉयर डिफेंस विटनेस को पूछता है, उसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आपकी 3 एग्जामिनेशन होते हैं।
एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के अंतर्गत खास बात है। तो इसके अंदर अपन पढ़ सकते हैं 141, 142, 143 इंडियन एविडेंस एक्ट। 143 है, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था 143 के अंदर तो है क्वेश्चंस परमिटेड है क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर, और क्वेश्चन परमिटेड नहीं है 142 के अंदर। और उसके बाद अपने पढ़ा था 141 क्या है, 141 इसको डिफाइन करता है, 42 इसको परमिटेड नहीं है, और 43 के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर लीडिंग क्वेश्चन परमिटेड है। ये तीनों 141, 142, 143 इंडियन एविडेंस एक्ट। एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बार बार नीट और एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है कंडक्ट मनी क्या होता है। कंडक्ट मनी को बोलते हैं डाइट मनी, इसको बोलते हैं कंडक्ट मनी, आल्सो नोन एज डाइट मनी भी बोलते हैं। इसमें विटनेस को पेड की जाती है फॉर द एक्सपेंसेस, उसका जो भी खर्चा होता है, ट्रैवल अलाउंस या जो भी खाने और जाने का खर्चा होता है, ट्रैवल और डाइटरी का अलाउंस होता है, वो अपन को विटनेस को पेड किया जाता है। सिविल केसेस में पार्टी पेड करती है। केस सिविल है या क्रिमिनल है, सिविल केस है तो पार्टी है वो पेड करेगी, विटनेस को खर्चा पार्टी पेड करती है। यदि क्रिमिनल केस है तो कंडक्ट मनी इज पेड बाय द कोर्ट फॉर द एक्सपर्ट विटनेस। ठीक है, नॉर्मली क्रिमिनल केसेस में कंडक्ट मनी पेड नहीं होती, नॉर्मली कोई भी है ना कंडक्ट मनी है क्रिमिनल केसेस के अंदर। ठीक है, नॉर्मली क्रिमिनल केसेस में कंडक्ट मनी पेड नहीं होती है, एक्सेप्ट यदि क्रिमिनल केस है और कंडक्ट मनी पेड है तो वो आपका एक्सपर्ट विटनेस को दी जाती है, कोर्ट के द्वारा दी जाती है। इसमें वो पार्टी पेड नहीं करती, कोर्ट के द्वारा दी जाती है। ये आता है तेरा 312 सीआरपीसी के अंतर्गत। ठीक है, तो इन क्रिमिनल केसेस के अंदर कंडक्ट मनी पेड बाय द कोर्ट फॉर द एक्सपर्ट विटनेस, और सिविल केसेस के अंदर पार्टी पेड करती है विटनेस को। ये होती है आपकी कंडक्ट मनी, या इसको बोलते हैं डाइट मनी। खास बात है कंडक्ट मनी या डाइट मनी। उसके बाद अपन पढ़ते हैं डाइन डिक्लेरेशंस क्या होता है और डाइन डिपोजिशंस क्या होता है। डाइन डिक्लेरेशंस और डाइन डिपोजिशंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इससे बार बार पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डाइन डिक्लेरेशन। वो आपका 32 इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि इंडिया के अंदर फॉलो होता है। 32 इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो इंडिया के अंदर फॉलो होता है। इसके अंतर्गत जो भी एविडेंस होते हैं वो ओरल हो सकते हैं या रिटन हो सकते हैं, कैन बी टेकन बाय द। इसको कौन कौन डाइन डिक्लेरेशंस को कौन कौन ले सकता है, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट ले सकता है, सबसे अच्छा होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा लेना। बाकी डॉक्टर ले सकता है, पुलिस ले सकती है, या एनी अदर पर्सन कोई भी डाइन डिक्लेरेशंस को ले सकता है। मरता हुआ आदमी जो भी बोलता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं डाइन डिक्लेरेशन। वो ये 32 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत इंडिया के अंदर लिया जाता है। इसको वीडियो बना के लिया जा सकता है, ओरली भी लिया जा सकता है, या एक पेज के ऊपर लिख के भी लिया जा सकता है, ओरल या रिटन किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। इसके अंतर्गत होता है वो मजिस्ट्रेट होता है, वो बेस्ट होता है। बाकी डॉक्टर ले सकती है, पुलिस ले सकती है, एनी पर्सन जो भी उसके जो मरता है उसके आसपास होते हैं, कोई भी पर्सन इसको ले सकता है। इसके लिए ओथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। खास बात है नो नीड ऑफ द ओथ। क्रॉस एग्जामिनेशन या लीडिंग क्वेश्चन भी इसके अंदर अलाउ नहीं होते। ठीक है, इसके अंदर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता है, कोई भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं डाइन डिक्लेरेशन के अंदर। नहीं तो ओथ की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं इसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैलिड ओनली इफ पर्सन इज डाइंग। यदि पर्सन वो अपने उसका डाइन डिक्लेरेशन लिया है, मरते टाइम वो पर्सन मर जाता है तो ही डाइन डिक्लेरेशन वैलिड होगा। यदि वो नहीं मरता है तो डाइन डिक्लेरेशन वैलिड नहीं होगा। खास बात है, एक बार पूछी गई है, खास बात है। यदि पर्सन सर्वाइव कर जाता है तो डाइन डिक्लेरेशन वैलिड नहीं होता है इंडिया के अंदर। इसके बाद में आता है कोलैबोरेटिव एविडेंस होता है, नॉट एक कंफर्मेटरी एविडेंस। ये एक अपन को सहायता करता है कोर्ट प्रोसीजर्स के अंदर। ये एविडेंस डाइन डिक्लेरेशन ये कोई कंफर्मेटरी एविडेंस नहीं है। खास बात है, कंफर्मेटरी एविडेंस ये नहीं है। 157 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आता है डाइन डिक्लेरेशन। बात कर लेते हैं डाइन डिपोजिशन की। डाइन डिपोजिशन होता है इंडिया के अंदर फॉलो नहीं होता है, यूएस और यूके के अंदर फॉलो होता है। इसके अंदर ओथ ली जाती है, ओथ मैंडेटरी होती है, इसको मजिस्ट्रेट के द्वारा ही लिया जाता है। इसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन और लीडिंग क्वेश्चन भी एलो होते हैं। डाइन डिपोजिशन होता है वो सुपीरियर होता है डाइन डिक्लेरेशन से। खास बात है, डाइन डिपोजिशन है वो सुपीरियर होता है डाइन डिक्लेरेशन से। इसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन और लीडिंग क्वेश्चन एलो होते हैं, इसको मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है। इसके अंदर ओथ होते हैं वो मैंडेटरी होती है, यूएस और यूके के अंदर फॉलो किया जाता है, इंडिया के अंदर इसको फॉलो नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन खास है। यदि पर्सन डाइन डिक्लेरेशन के अंदर यदि क्वेश्चन है वो यदि पर्सन है वो सर्वाइव कर जाता है तो इंडिया के अंदर इसको वैलिड नहीं किया जाता है। एफएमजी के अंदर इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे बात कर लेते हैं 311 सीआरपीसी के अंदर रिकॉल एंड री एग्जामिन ऑफ द विटनेस किया जा सकता है। रिकॉल किया जा सकता है, उसका री एग्जामिन किया जा सकता है 311 सीआरपीसी के अंदर विटनेस का। ठीक है, नो एज लिमिट टू टेस्टिफाई। इसके अंदर कोई भी एज लिमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, कोई एज लिमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो आपका है 118 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत नो एज लिमिट टू टेस्टिफाई। एक्सेप्शन है, इंसेंट पर्सन है या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, ये एविडेंस नहीं दे सकते। यदि कोई इंसेंट पर्सन है या इंटॉक्सिकेटेड है तो ये एविडेंस नहीं दे सकते, बाकी सब एविडेंस दे सकते हैं। एविडेंस के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। खास बात है, डम व्यक्ति है, जो गूंगा व्यक्ति है, वो भी एविडेंस को कोर्ट के अंदर दे सकता है। ठीक है, वो लिख के दे सकता है या अपने इशारे करके भी दे सकता है। ठीक है, आइदर बाय द राइटिंग एंड आइदर बाय द साइनिंग के द्वारा दे सकता है। ये आता है 119 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। 118 के अंतर्गत था, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत था। कोई एज लिमिट नहीं होती है टेस्टिफाई करने की। उसके बाद में गूंगा व्यक्ति है, वो एविडेंस दे सकता है 119 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत, लिख के दे सकता है या साइन करके भी दे सकता है। एक होता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ होता है पर्सन हु फाइल ए कंप्लेन। ठीक है, जो भी पेशेंट है वो कंप्लेन फाइल करता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। और पर्सन जो कि डिफेंड करता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। एक होता है डिफेंडेंट, एक होता है प्लेटिफ। ये नॉर्मल एक डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद में आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड ओरल एविडेंस। आपने पढ़ा था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस होते हैं वो मोर वैलिड होते हैं, अपने पढ़ा था। क्यों होते हैं? क्योंकि अपने पढ़ा था क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है ओरल एविडेंस को, डॉक्यूमेंट्री को नहीं किया जा सकता है। डॉक्यूमेंटेड एंड ओरली टेस्टिफाइड इन द कोर्ट। जो भी एविडेंस है अपने दिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उनको डॉक्यूमेंटेड किया जा सकता है, ओरल एविडेंस है तो उनको ओरली टेस्टिफाइड इन द कोर्ट के अंदर किया जाता है। एक आती है सम केसेस है जहां पर डॉक्यूमेंट आर कंसीडर्ड एज ए फाइनल एविडेंस। ऐसे कौन कौन से केसेस है जिसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट ही फाइनल एविडेंस है? तो उसके अलावा इसके अंदर है, सबसे पहला है डाइन डिक्लेरेशन। इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है वो ही फाइनल एविडेंस है। ठीक है, सम केसेस के अंदर डॉक्यूमेंट आर कंसीडर्ड एज ए फाइनल एविडेंस, डाइन डिक्लेरेशन। सेकंड आता है एनी ऑथर हु हैज रिटन ए स्टेटमेंट इन द
ट्रीटाइज या रेफरेंस बुक के अंदर कोई भी ऑथर है वो रेफरेंस बुक के अंदर अपना कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो उसको भी फाइनल एविडेंस माना जाता है। एक है एविडेंस गिवन बाय द डॉक्टर इन द लोअर कोर्ट, जो भी डॉक्टर एविडेंस देता है लोअर कोर्ट के अंदर वही एविडेंस कहीं भी चले जाओ, कोई भी कोर्ट में चला जाओ वही एक ही पेज चलेगा, उसमें उसमें चेंज नहीं होता है। इसके अलावा पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर भी वही फाइनल एविडेंस होता है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड के अंदर भी वही फाइनल एविडेंस होता है। स्टेटमेंट गिवन बाय द प्रीवियस जुडिशियल हियरिंग, प्रीवियस जुडिशियल हियरिंग के अंदर दिया जाता है वो भी नेक्स्ट हियरिंग के अंदर चलेगा। और रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल एग्जामिनर्स के द्वारा जो भी दिया जाता है, और एक्सप्लोजिव रिपोर्ट जो कि फायर आर्म एक्सपर्ट के द्वारा दिया जाता है और सीरोलॉजिस्ट के द्वारा दिया जाता है। तो ये तो हो गया रिपोर्ट प्रिपेयर बाय द केमिकल एग्जामिनर्स के द्वारा कोई भी रिपोर्ट दी जाती है या फिर एक्सप्लोसिव रिपोर्ट दी जाती है फायर आर्म एक्सपर्ट के द्वारा दी जाती है या कि सीरोलॉजिस्ट के द्वारा जो भी दी जाती है, ये फाइनल एविडेंस है। इसके अंतर्गत खास बात है, खास बात है इसके अंतर्गत अपने आगे 7 खास बात है, डाई डिक्लेरेशन या कोई भी रेफरेंस बुक या फिर डॉक्टर लोअर कोर्ट में जो भी दिया है, पब्लिक रिकॉर्ड, हॉस्पिटल रिकॉर्ड या प्रीवियस जुडिशियल हियरिंग का दिया है, या रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय केमिकल एग्जामिनर या फिर फायर आर्म एक्सपर्ट या सीरोलॉजिस्ट का, उसका वही चलता है आगे भी। अब अपन बात कर लेते हैं समन केसेस के अंदर। समन केस है वो मैक्सिमम पनिशमेंट होता है, समन केसेस के अंदर मैक्सिमम अप टू 2 साल तक हो सकता है, ठीक है। तो समन केस है, कोई भी समन केस से अपन गए नहीं है तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट होता है वो 2 साल तक हो सकता है। एक होता है वारंट केस, अपने पहले पढ़ा था, एक समन केस होता है, एक वारंट केस होता है। समन केस के अंदर अपने उसी टाइम पढ़ा था कि 2 साल तक की हो सकती है। वारंट केस के अंदर है वो पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा होगा, 2 साल के से ज्यादा होगा। इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस भी हो सकता है, 2 साल से ज्यादा यहां तक हो सकता है। एक होता है डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, प्रीमा फेसिस एविडेंस। ये क्या होता है? फर्स्ट साइट एविडेंस इन ए क्राइम सीन, जो सबसे पहले उस क्राइम सीन को देखता है उसको बोलते हैं फर्स्ट प्राइमा फेसी एविडेंस, मतलब फर्स्ट साइट एविडेंस इन ए क्राइम सीन। एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एनी एविडेंस डिपेंडिंग अपॉन द, जो कि सर्कमस्टेंस के अंदर ऊपर डिपेंड करते हैं उसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। कौन कौन से मेथड्स है जो कि क्रिमिनल पनिशमेंट इंडिया के अंदर दिए जाते हैं या अदर्स कंट्रीज के अंदर दिए जाते हैं? सबसे पहले आता है मोस्ट कॉमन इन द इंडिया के अंदर होती है मोस्ट कॉमन जुडिशियल हैंगिंग, ठीक है, लटका दिया जाता है, जुडिशियल हैंगिंग मोस्ट कॉमन इन द इंडिया। इसके अलावा शूटिंग भी होती है कैपिटल पनिशमेंट के लिए। उसके अलावा दवाई भी दी जाती है, ड्रग भी दी जाती है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, थायोपेंटॉन सोडियम दिया जाता है। इसके अलावा स्पेन के अंदर गैरोटिंग भी की जाती है और डीकैपिटेशन मतलब सिर काट के भी अलग किया जा सकता है कई देशों के अंदर। तो डीकैपिटेशन हो सकता है, गैरोटिंग हो सकती है, इंजेक्शन थायोपेंटॉन सोडियम भी दिया जा सकता है, शूटिंग भी किया जा सकती है। पर इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन होता है आपका वो होता है जुडिशियल हैंगिंग। इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन पनिशमेंट होता है आपका जुडिशियल हैंगिंग। अब अपन बात कर लेते हैं फोरेंसिक साइकेट्री के अंदर। अगर कोई दारू पी के दुश्मनी निकालता है तो कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम नॉट इंक्लूडेड इन आईपीसी 84 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद है फादर ऑफ द फोरेंसिक साइकेट्री पॉल जैकिस। उसके बाद इंसेन होता है जो कि नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम बिकॉज ऑफ अनसाउंड ऑफ द माइंड एंड लैक ऑफ द नॉलेज। इसके अंदर आता है सेक्शन 84 आईपीसी। इंडिया के अंदर 84 आईपीसी के अंतर्गत आता है, ये आता है मैक नॉटन रूल, राइट और रॉन्ग टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं लीगल टेस्ट होता है। ओके, 1843 के अंदर दिया गया था इंसेन, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, एक्यूज और उसके अंदर मर्डर। उसके बाद अपन पढ़ देते हैं ड्रॉबैक कौन कौन से मैक नॉटन रूल के। इसके अंदर होता है हाइड, एलुसिनेशन, इंपल्स, डिल्यूजन और इमोशनल फैक्टर, ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है मैक नॉटन रूल्स के अंदर। तो इंक्लूडेड क्या है? डिफेंस इन द रीजनिंग, ठीक है, डिफेक्ट इन द रीजनिंग ड्यू टू मेंटल डिजीज, ठीक है, रीजनिंग के अंदर कोई भी डिफेक्ट है तो इसके अंदर मैक नॉटन रूल के अंदर इंक्लूडेड किया गया है। इसके अंदर होता है 84 आईपीसी अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड। एक होता है ल्यूसिड इंटरवल, दो इनसेनिटी के बीच में सैनिटी का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल, ठीक है। ओके, ल्यूसिड इंटरवल फेज ऑफ द सैनिटी बिटवीन द टू पीरियड ऑफ द इनसेनिटी, ये आपकी दिखती है डिलीरियम और सिजोफ्रेनिया के अंदर ल्यूसिड इंटरवल दिखता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द एक्यूज्ड विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम एंड कैन बी कंसीडर्ड एज ए विटनेस, उसको विटनेस के रूप में कंसीडर किया जा सकता है और वो क्रिमिनल के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, ल्यूसिड इंटरवल के दौरान वो रेस्पॉन्सिबल होगा क्रिमिनल्स के लिए, ठीक है, कोई भी क्राइम किया तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा और उसको विटनेस के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। ल्यूसिड इंटरवल होता है वो आपका दिखता है सिजोफ्रेनिया और डिलीरियम के अंदर दिखता है। ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है और ड्रॉबैक क्या मैक नॉटन रूल की ये खास चीजें हाइड होता है, ठीक है। हेलुसिनेशन, इंपल्स, डिल्यूजन्स और इमोशनल फैक्टर जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होते। एक अपने पढ़ी थी कंडीशन कैलेप्टोमेनिया, ठीक है, कैलेप्टोमेनिया अपने कंडीशन पढ़ी थी, कैलेप्टोमेनिया होता है इसके अंदर ओनली मेडिकली इंसेन होता है बट यहाँ पर लीगली इंसेन अब इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। क्या होता है कैलेप्टोमेनिया? जो रिच मैन होता है वो चोरी करता है उसको बोलते हैं कैलेप्टोमेनिया। ओनली मेडिकली इंसेन है, नॉट लीगली इंसेन। लीगली वो इंसेन नहीं है। मैरिज होती है वो नल एंड वॉइड होती है। यदि पार्टनर मेंटल इलनेस वाज प्रेजेंट एट ए टाइम ऑफ बर्थ है तो वो होता है ओके नल एंड वॉइड होती मैरिज। उसके बाद में कौन कौन से लॉ होते हैं इंसेनिटी के अंदर इंडिया के अंदर? तो बात कर लेते हैं। लूसेंसी एक्ट होता है 1912 के अंदर। दूसरा होता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 1987 के अंदर। 2017 के अंदर इसको सुधार किया गया था। इसके अंतर्गत साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, आल्सो नाउन एज मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल बोला गया। 309 आईपीसी को अटेम्प्ट टू द कमिट द सुसाइड, इसको अपन को हटा दिया गया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। ईसीटी होती है इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, इसको मसल रिलैक्सेंट, सक्सिनाइलकोलिन, एनेस्थेसिया, थायोपेंटल मोस्ट कॉमन यूज होता है। ड्रग ऑफ चॉइस होता है मेथोएक्सिटल के साथ में दी जाती है। और स्टरलाइजेशन ऑफ मेंटली इल पर्सन का प्रोहिबिटेड किया गया। एक होती है एडवांस डायरेक्टिव। इंसेनिटी को डिक्लेयर करने के लिए 3 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले होते हैं 3 एग्जामिनेशंस होते हैं। उसके बाद है after magistrate order person can be declared insane in 10 days minimum time required on the magistrate order insane can be obtained for the 30 days। अपनी निगरानी में रख सकते हैं पेशेंट को इंसेन को घोषित करने के लिए। कैलेप्टोमेनिया 84 आईपीसी के अंदर नहीं आती है, इसमें चीजों को चोरी की जाती है। ये एक इंपल्स डिसऑर्डर होता है, इररेजिस्टिबल होता है और इसके अंदर नॉलेज और पेशेंट के अंदर इंसाइट होती है वो प्रेजेंट होती है। इसको अंदर ओके डज नॉट गेट एडवांटेज ऑफ 84 आईपीसी का इसको लाभ नहीं मिलता है, ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। एक होता है डिलीरियम ट्रेमेंस होता है जो कि अल्कोहल विड्रॉल के 48 टू 72 आवर बाद में आता है। इसके अंदर पेशेंट होता है वो कंफ्यूज होता है, अनसाउंड माइंड होता है, ये क्राइम के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। खास बात है तो कौन सा रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। कौन कौन सी कंडीशन जहां पर पर्सन होता है वो क्राइम के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है? तो इसके अंदर एक होती है ट्विलाइट स्टेट, एक होती है वनरॉइड स्टेट, एक होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑटोमेटिज्म, एक होता है सेमेनबुलिज्म, इनवॉलंटरी ड्रग इंटॉक्सिकेशन और डिलीरियम ट्रेमेंस। तो डिलीरियम ट्रेमेंस, इनवॉलंटरी ड्रग इंटॉक्सिकेशन, सेमेनबुलिज्म, पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑटोमेटिज्म, वनरॉइड स्टेट एंड ट्विलाइट स्टेट जो कि ये इसमें पेशेंट है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है क्राइम के लिए।
अब आता है मॉर्बिड जेलेसी होती है, अल्कोहल के अंदर पैथोलॉजिकल जेलेसी होती है और कैनाबिस के अंदर होती है। और आईपीसी होती है वो क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिकेट करती है। इसके अंदर 5 आईपीसी अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले 82 मिनिमम एज क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है वो 7 साल होता है। 7 से 12 साल का क्रिमिनलिटी के लिए मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो 83 के अंदर आती है। 84 तो आपने पढ़ लिया, क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनसेन पर्सन की। 85 के अंदर आता है इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेटेड है तो नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम। 86 के अंदर आता है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेटेड तो दिस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। खास बात है। अदर कौन से लॉ जो कि इसके डिफेंस के अंतर्गत आते हैं, इनसेन पर्सन के डिफेंस के अंतर्गत, और कौन से लॉ, एक होता है अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट टेस्ट होता है। इसके अंदर होता है लैक द एडिक्वेट कैपेसिटी टू एप्रिशिएट क्रिमिनलिटी एंड एडजस्ट द कंडक्ट ड्यू टू मेंटल डिजीज की वजह से वो नहीं कर पाता है। लेकिन ये होता है अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट। दूसरा होता है ब्रोनर्स रूल होता है, एक होता है कुरेन रूल होता है। इसके अंदर 2 सी आते हैं, कंडक्ट एंड कैपेसिटी, लैक ऑफ कैपेसिटी टू रेगुलेट कंडक्ट इन ए मेंटल डिजीज के अंदर। दूसरा होता है आपका दुरेम रूल, अनलॉफुल एक्ट ड्यू टू कंडक्ट ऑफ द मेंटल डिजीज के अंदर, अनलॉफुल एक्ट है ड्यू टू मेंटल डिजीज की वजह से, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट टेस्ट। एक होता है इररेजिस्टिबल इंपल्स टेस्ट या ओके हम्स साइड रूल होता है। फ्री एजेंसी ऑफ द विल हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द मेंटल डिजीज, ये आपका हो गया तेरा मेंटल डिजीजेज। उसके बाद में अपने आ जाता है इंपोर्टेंसी, स्टरलाइजेशन और एबॉर्शन। इंपोर्टेंस क्या होता है, इनेबिलिटी मैन टू अचीव द इरेक्शन या ऑर्गेज्म या इरेक्शन नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं इंपोर्टेंस। क्या क्या कॉज होते हैं, मेनली मोस्ट कॉमन कॉज होता है साइकोलॉजिकल, परफॉर्मेंस एंजाइटी। दूसरा होता है वेस्कुलोजेनिक, मोस्ट कॉमन कॉज इन द वर्ल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होता है वेस्कुलोजेनिक, इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होता है साइकोजेनिक। एक होता है क्वेटॉक होता है, मेल इज बीइंग इंपोर्टेंट ओनली ए पर्टिकुलर फीमेल, मेल है वो पर्टिकुलर फीमेल के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। मेल इज इंपोर्टेंट ओनली ए पर्टिकुलर फीमेल के लिए, उसको बोलते हैं क्वेड हॉक। एक होता है फ्रिजिड या फ्रिजिडिटी, ठंडक। इसके अंदर इनएबिलिटी टू इनिशिएट या मेंटेन द सेक्सुअल अराउजल इन ए फीमेल, ठीक है, फीमेल के अंदर नहीं हो पाता है, ठीक है। ये खास बात है, फ्रिजिडिटी होती है वो फीमेल के लिए होती है और ये मेल के लिए होती है, ठीक है। ओके डॉक्स, ठीक है, क्वाड हॉक मेल के लिए, फ्रिजिडिटी ये इनएबिलिटी टू इनिशिएट या मेंटेन द सेक्सुअल अराउजल इन ए फीमेल। उसके बाद एक होता है स्टेराइल, इनएबिलिटी ऑफ ए मेल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, ठीक है, मेल होता है उसके अंदर चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं स्टेराइल। इनएबिलिटी ऑफ ए फीमेल टू कंसीव ए चिल्ड्रन या लेड इंटॉक्सिकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज होता है लेड इंटॉक्सिकेशन, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज होता है लेड इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। तो स्टेराइल के अंदर है, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है तो वो स्टेराइल हो गया, मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है स्टेराइल। एक होता है पोस्टुमस चाइल्ड क्या होता है, पोस्टुमस चाइल्ड होता है, ये बार नीट के अंदर भी पूछा गया है, ठीक है। चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर की डेथ के बाद में जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं पोस्टुमस चाइल्ड। एक होता है सुपोसिशियस चाइल्ड, ये होता है उसको आल्सो नाउन एज अ फेस्टिशियस चाइल्ड बोलते हैं। ए फीमेल में फेगाई प्रेगनेंसी, चाइल्ड इज नॉट बोर्न, क्लेम द चाइल्ड टू हर ओवन इन ऑर्डर टू एक्सटॉर्ट मनी या ब्लैकमेलिंग के लिए, मनी बाय द ब्लैकमेलिंग के लिए होता है, ओके उसको बोलते हैं सुपोसिशियस चाइल्ड या फेस्टिशियस चाइल्ड। एक होता है फिकंडेशन एब एक्स्ट्रा, ये होता है कंसेप्शन बाय डिपोजिशन ऑफ सीमन ऑन द वल्वा और वेजाइना के ऊपर सीमन को छोड़ के किया जाता है, उसको बोलते हैं फिकंडेशन एब एक्स्ट्रा। एक होता है सुपरफिटेशन और सुपरफिकंडेशन, ठीक है। एक होता है सुपरफिटेशन स्टरलाइजेशन ऑफ द टू सेपरेट ओवा बाय टू एक्ट ऑफ कोइटस एंड टू डिफरेंट मेस्ट्रुअल साइकिल, इससे होती है ट्विन प्रेगनेंसी, ये एनिमल्स के अंदर होता है। सुपरफिटेशन एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर टू सेपरेट ओवा, टू एक्ट ऑफ कोइटस एंड टू डिफरेंट मेस्ट्रुअल साइकिल, सब टू है तो होता है सुपरफिटेशन, इससे होती है ट्विन प्रेगनेंसी, एनिमल्स के अंदर होता है। एक होता है मैन के अंदर, मनुष्यों के अंदर होता है सुपरफिकंडेशन, इसके अंदर भी ट्विन प्रेगनेंसी होती है, परंतु इसके अंदर स्टरलाइजेशन ऑफ टू सेपरेट ओवा बाय टू एक्ट ऑफ कोइटस इन ए सेम मेस्ट्रुअल साइकिल, मतलब एक ही मेस्ट्रुअल साइकिल ट्विन प्रेगनेंसी होती है, इसके अंदर होता है ट्विंस होता है वो सेम एज के होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं सुपरफिकंडेशन। नीट के किसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। एक होता है स्यूडोसाइसिस या स्पूरियस या फैंटम प्रेगनेंसी, ठीक है। फैंटम प्रेगनेंसी, स्पूरियस प्रेगनेंसी या स्यूडोसाइसिस, ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है, उसको सब्जेक्टिव सिम्टम्स आते हैं प्रेगनेंसी के समान, उसको बोलते हैं स्यूडोसाइसिस, स्पूरियस या फैंटम प्रेगनेंसी। एक होता है स्टरलाइजेशन के अंदर होती है वॉसेक्टोमी होती है और ट्यूबेक्टोमी होती है, ठीक है। फीमेल के अंदर होती है, मेल के अंदर होती है वॉसेक्टोमी, ठीक है। इसके अंदर होता है कंपल्सरी स्टरलाइजेशन नॉट प्रोड्यूस इन द नॉट प्रैक्टिस इन द इंडिया, ये कंपल्सरी स्टरलाइजेशन इंडिया के अंदर कंपल्सरी स्टरलाइजेशन नहीं होता है। देखो इंडिया के अंदर होता है वॉलंटरी स्टरलाइजेशन, प्रैक्टिस इन द इंडिया रिक्वायर रिटन कंसेंट फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइफ। खास बात है दोनों से ही रिटन कंसेंट चाहिए, रिटन कंसेंट हस्बैंड से भी चाहिए, वाइफ से भी चाहिए, किसके लिए, वॉसेक्टोमी के लिए। खास बात, वॉसेक्टोमी के बाद एब्सटिनेंस फ्रॉम द सेक्सुअल इंटरकोर्स रिक्वायर फॉर द 3 मंथ, ठीक है। इसके अंदर एब्सटिनेंस रिक्वायर्ड है 3 मंथ के लिए, क्योंकि उसके अंदर होते हैं वो जो पाथवे होता है उसके अंदर होते हैं सीमेंस और स्पर्म जो कि आ जाते हैं, ठीक है। तो उससे भी हो सकता है, तो ये 3 महीने के लिए खास बात है कि 3 महीने तक सेक्स नहीं करना है, और करो तो भी बेरियर मेथड से करना। खास है कि इसका उत्तर है बेरियर मेथड से करना है, कर सकते हो पर बेरियर मेथड यूज करना है खास 3 महीने तक। एक होता है ART आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक, एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके अंदर है आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ द सीमन इनटू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस द प्रेगनेंसी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या क्या मेथड हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ द हस्बैंड का हो सकता है, डोनर का हो सकता है, हस्बैंड प्लस डोनर का हो सकता है, उसको बोलते हैं पुल्ड सीमन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीमन। अच्छा पुल्ड सीमन होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीमन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, हस्बैंड का हो सकता है, डोनर का हो सकता है, डोनर प्लस हस्बैंड का हो सकता है, उसको बोलते हैं पुल्ड सीमन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीमन होता है। इंडिकेशन क्या क्या होते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के, क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं, यूज ऑफ द डोनर सीमन कब यूज करना है। सबसे पहले हस्बैंड है वो इंपोर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्ट है, हस्बैंड है वो इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट हस्बैंड के अंदर। दूसरा स्टरलाइज हस्बैंड है, स्टरलाइज हो चुका, बच्चे पैदा करने की ताकत नहीं, स्टरलाइज है या इंपोर्टेंट है। एक RH इनकॉम्पेबिलिटी है, इसकी वजह से एक हेरिडिटी कोई डिजीज है तो इसकी वजह से, तो खास बात है 4 चीज होती है, ठीक है। स्टरलाइज हो सकता है, इंपोर्टेंट स्टरलाइज हो सकता है, इंपोर्टेंट हो सकता है, RH इनकॉम्पेबिलिटी हो सकती है, हेरिडिटी डिजीज हो सकती है, तो अपन सीमन लेते हैं, वो लेते हैं अपन डोनर का लेते हैं। डोनर होता है
डोनर सीमन रिक्वायर्ड फॉर 8 कितना एमएल लेना 1 ml डोनर से अपन सीमन लेते हैं 1 ml। उसके बाद में अपन एक डोनर कैन प्रोड्यूस, एक डोनर मैक्सिमम कितने बच्चे पैदा कर सकता है 10 चिल्ड्रन कर सकता है। 1 डोनर कैन प्रोड्यूस 10 चिल्ड्रन मैक्सिमम। रेस्ट ऑफ द डोनर है ओके शुड बी सिमिलर टू द रिसिपिएंट। खास बात है काला है तो काला होना चाहिए, गोरा है तो गोरा होना चाहिए। कंसेंट है रिटर्न कंसेंट फ्रॉम बोथ हस्बैंड और वाइफ इज रिक्वायर्ड। खास बात है कंसेंट किससे लेनी होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए डोनर के लिए अपन उससे ले रहे हैं ठीक है। तो इसमें दोनों से कंसेंट ली जाती है मेल और फीमेल दोनों से। और कॉन्फिडेंशियल गोपनीयता रिगार्डिंग द डोनर एंड रिसिपिएंट शुड बी मेंटेन, उसकी गोपनीयता को मेंटेन किया जाता है। नॉट कंसिडर्ड एज एडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर इसको नहीं माना जाता है। और लीगल चाइल्ड ये होता है लीगल चाइल्ड, चाइल्ड बॉर्न फॉलोइंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दिस इज इलीगली चाइल्ड शुड बी एडॉप्टेड लीगली। तो हो गया लीगली चाइल्ड, होता तो लीगली है लास्ट में एडॉप्ट कर लिया जाता है तो लीगल चाइल्ड हो जाता है ठीक है। ओके चाइल्ड बोर्न फॉलोइंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इलीगल चाइल्ड शुड बी एडॉप्टेड लीगली दिस इज अ लीगल चाइल्ड हो गया। उसके बाद में आ जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ठीक है। ओके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ओके ड्यू टू इंपोर्टेंसी स्टरलाइजेशन की वजह से हो सकता है। इन केस ऑफ इंसेमिनेशन ओके ड्यू टू इंपोर्टेंसी ऑफ द हस्बैंड वाइफ कैन बी फाइल फॉर द डिवाइस। इंपोर्टेंस है तो फाइल वाइफ है वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। यदि इंसेमिनेशन अपन कर रहे हैं स्टेरिलिटी के लिए कर रहे हैं तो वाइफ कैन नॉट फाइल फॉर द डिवोर्स ठीक है। मैरिज एक सेक्स मैरिज होता है वो एक सेक्स का कॉन्ट्रैक्ट है न कि बच्चा पैदा करने का। एक होता है सेरोगेसी, सेरोगेसी बिल है, सेरोगेसी रेगुलेशंस बिल है 2016 के अंदर आया था। दो टाइप होते हैं कॉमर्शियल होते हैं जो इंडिया के अंदर प्रैक्टिस नहीं होते। इसमें सेरोगेट मदर होती है वो पेड करते हैं फॉर द चाइल्ड को करने के लिए पेड किया जाता है। और इंडिया के अंदर होता है आपका एल्ट्रूस्टिक होता है प्रैक्टिस होता है इंडिया के अंदर। इसके अंदर इसमें कोई भी पेड नहीं किया जाता, ओनली मेडिकल जो भी खर्चा पानी होता है वो दिया जाता है, मेडिकल एक्सपेंसेस दिया जाता है। उसके बाद आता है सेरोगेट मदर्स होती है, उसके अंदर क्लोज रिलेटिव ऑफ द इंटेंडिंग कपल के क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए। शुड नॉट हैव एटलीस्ट उसका खुद का भी ओके शुड हैव एक बच्चा तो उसको खुद का भी होना चाहिए, रिलेटिव होनी चाहिए, एक बच्चा उसका खुद का भी होना चाहिए। एक होता है इंटेंडिंग कपल होता है शुड हैव मैरिड एटलीस्ट कम से कम 5 साल शादी के हुए होने चाहिए। सेरोगेट मदर और इंटेंडिंग कपल शुड हैव सिटीजंस ऑफ द इंडिया ठीक है, दोनों सिटीजंस ऑफ इंडिया के अंदर होने चाहिए ठीक है। इंटेंडिंग कपल होना चाहिए कम से कम 5 साल शादी की हुई हो जानी चाहिए। उसके बाद पनिशमेंट क्या क्या हो सकता है इफ द इंटेंडिंग कपल ब्रेक द लॉ, यदि नियमों को तोड़ता है तो 10 लाख की पेनल्टी होगी और 10 साल की उसको मिनिमम सजा होगी। 10 लाख पेनल्टी और 10 साल की मिनिमम सजा होगी। एक होता है एडल्ट्री होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बोलते हैं एडल्ट्री। इसका एडल्ट्री के अंदर 497 के अंदर ये पनिशेबल थी, एडल्ट्री वाज पनिशेबल है 497। एडल्ट्री आजकल डीक्रिमिनलाइज किया गया है 2018 के अंदर 27 सितंबर 2018 के अंदर इसको एडल्ट्री को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। 400 ये थी आपकी आईपीसी थी 497 आईपीसी को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। एक होता है एबोर्शन होता है वाइबल फिटस और नॉन वाइबल फिटस ठीक है ना। एबोर्शन के अंदर होता है आपका वाइबल फिटस होता है कैपेबल ऑफ द सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस, एज ऑफ वाइबिलिटी 28 वीक से ज्यादा है तो वो वाइबल फिटस होता है, बाहर जीवित रह सकता है। एक होता है नॉन वाइबल फिटस होता है, नॉन वाइबल फिटस इनकेपेबल ऑफ द सर्वाइवल आउटसाइड द यूट्रस, 28 वीक से कम है तो नॉन वाइबल है, 28 वीक से ज्यादा है तो वाइबल फिटस है ठीक है। एक्सपल्सन ऑफ द नॉन वाइबल फिटल, जो नॉन वाइबल फिटल है 28 वीक से कम वाला उसका एक्सपल्सन उसको एबोर्शन बोलते हैं। एक मेडिकल एबोर्शन होता है, क्रिमिनल एबोर्शन होता है। मेडिकल एबोर्शन होता है वो एमटीपी के अंतर्गत आता है। एमटीपी एक्ट है वो नॉर्मली 20 वीक तक कर सकते हैं जब कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन न हो ठीक है। एमटीपी एक्ट है नॉर्मली अपन 20 वीक तक ही कर सकते हैं जब तक कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जब तक सीरियस कोई भी मैटरनल कॉम्प्लिकेशन न हो ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट इंप्लीकेटेड 1971 के अंदर आया था, एक्शन के अंदर 1972 के अंदर आया था। मेडिकेशन कब करना है तो इसके अंदर सोशल इंडिकेशन हो सकते हैं ठीक है। सबसे पहले सोशल इंडिकेशन हो सकते हैं ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया, यूजेनिक इंडिकेशन हो सकते हैं ठीक है, माल फाउंड चाइल्ड या इन्वायरमेंटल इंडिकेशन हो सकते हैं या थेराप्यूटिक इंडिकेशन होते हैं, हाई रिस्क मदर है ठीक है। इसके अलावा एमटीपी अमेंडमेंट बिल जो कि 2020 के अंदर आया था, इसके अंदर एक्सटेंडेड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आजकल 24 वीक तक किया जाता है। एफएमजी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है, आजकल 24 वीक तक किया जाता है ठीक है, 24 वीक तक किया जाता है। उसके बाद एच मतलब इंडिकेशन है ह्यूमैनिटेरियन इंडिकेशन हो सकता है, कोई भी रिजल्ट प्रेगनेंसी का है तो भी अपन एमटीपी करते हैं। थेराप्यूटिक एबॉर्शन हो सकता है फर्स्ट डिफाइन इन डिक्लेरेशन ऑफ द ओस्लो, थेराप्यूटिक एबॉर्शन डिक्लेरेशन ऑफ द ओस्लो ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल एबॉर्शन के अंदर 5 डेफिनेशन खास है ठीक है। अनलॉफुल एक्सपल्शन करते हैं अपन एबॉर्शन या एबॉर्शन अनलॉफुल एक्सपल्शन करते हैं फिटस का, उसको क्रिमिनल एबॉर्शन बोलते हैं। इसके अंदर 312 313 314 315 316 आईपीसी के अंतर्गत ठीक है। ये 5 आईपीसी 12 13 14 15 16 12 के अंदर है मदर की कंसेंट के साथ में हो रहा है क्रिमिनल एबॉर्शन, मदर की कंसेंट से हो रहा है 312, मदर की कंसेंट के बिना हो रहा है तो 313, मदर की डेथ हो गई एबॉर्शन के टाइम तो 314, किलिंग ऑफ ए फिटस 28 वीक से ज्यादा अपन फिटस को किल कर रहे हैं यूट्रस के या बर्थ के बाद में कर रहे हैं या इनसाइड यूट्रस या आफ्टर द बर्थ ठीक है 315, किलिंग ऑफ ए फिटस ओके अटेम्प्ट टू द किल द मदर, अच्छा किलिंग द फिटस ऑन अटेम्प्ट टू किल द मदर, मदर को किल करने से फिटस भी किल हो रहा है तो ये हो गया 316। तो इसके अंदर होगी एक तो 312 मदर की कंसेंट से हो रहा है, 313 मदर की कंसेंट के बिना हो रहा है, 314 मदर की डेथ हो गई, 315 28 वीक से ज्यादा का फिटस है, 316 किलिंग ऑफ द फिटस ऑन अटेम्प्ट टू किल द मदर, मदर को मारने के लिए ट्राई की फिटस मर गया तो 316। तो ये खास बात है 312 313 314 315 316 312 13 14 15 16 5 है। सबसे पहले मदर की कंसेंट से, सबसे पहला मदर की कंसेंट से, दूसरा है मदर की बिना कंसेंट से ठीक है। ओके पहला है मदर की कंसेंट से ठीक है, पहला मदर की कंसेंट से, दूसरा है पहला मदर की कंसेंट से, दूसरा मदर की बिना कंसेंट से, तीसरे मदर मर गई, चौथे में 28 वीक से ज्यादा फिटस मर गया और पांचवें में मदर को मारने की कोशिश की फिटस मर गया। खास बात है एमटीपी अमेंडमेंट बिल आया था 2014 के अंदर इंप्लीमेंटेड हुआ था, इसके अकॉर्डिंग टू द बिल के था ओके होम्योपैथिक आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो भी एमटीपी कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या क्या होता है एमटीपी का, कंसेंट ऑफ लेकिन कंसेंट ऑफ द एमटीपी के कंसेंट है वो, ये खास बात है एमटीपी के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कंटेंट मेल से चाहिए फीमेल से चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मदर से चाहिए, मेल से कुछ नहीं चाहिए। कंसेंट 18 साल से ज्यादा है तो कंसेंट दे सकती है, 12 साल से कम है तो एक डॉक्टर रिक्वायर होता है, आजकल इसको 20 वीक कर दिया गया है ठीक है। 20 वीक तक एक डॉक्टर रिक्वायर है और 20 से 24 वीक तक 2 डॉक्टर रिक्वायर है, इसको अपडेट किया गया है ठीक है। एमटीपी रजिस्टर है वो 5 साल तक अपन को मेंटेन रखना है, द डाटा को कॉन्फिडेंशियली या नैतिक रखना है, डिस्क्लोज नहीं करना है, डाटा को अपन को कॉन्फिडेंशियली रखना है और 5 साल तक उसको रिकॉर्ड को रखना है। कौन कौन से आर्बोरी फेशियंट्स होते हैं जो कि एबॉर्शन को इंड्यूस करते हैं, सब्सटेंस है जो कि एबॉर्शन को इंड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। क्विनिन गोलियों को भी आजकल यूज किया जाता है एबॉर्शन के लिए, क्विनिन को एम्स 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है क्विनिन। एक होता है इक्बोलिक्स
एर्गोट होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। एर्गोट होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने से एबोर्शन होता है, उसको बोलते हैं एबोलिक्स। एक होता है आपका इमेनगॉक्स मैकेनिज्म है, इंक्रीज द पेल्विक और मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, ठीक है, इंक्रीज द पेल्विक से मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद में इसके एग्जांपल्स है आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के अंदर, इसके एग्जांपल्स के अंदर अपन बात कर लेते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से पेल्विक से मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, इसके अंदर आपके एग्जांपल्स के अंदर अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल के अंतर्गत अपन बी मतलब बोरॉक्स, बी का मतलब होता है बोरॉक्स, एक होता है ईस्ट्रोजन, बोरॉक्स ईस्ट्रोजन, सेनगुइनारिन और सेनेसियो, ओके, रियू और लेब्रुनम, ठीक है, लेब्रुनम। ट्रिक है इसकी बोस, ठीक है, इसकी बोस, बोरेक्स, ईस्ट्रोजन, सेनगुइनारिन, सेनेसियो और लेब्रेनम और रुई, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे है आपका एटाविज्म क्या होता है, चाइल्ड रेसेंबलिंग ग्रैंड पेरेंट्स। अच्छा, चाइल्ड है जो कि रेसेंबल कर रहा है ग्रैंड पेरेंट्स, उसको बोलते हैं एटाविज्म। एक होता है स्पूरियस या फैंटम प्रेगनेंसी, ये तो आपने पढ़ लिया, फीटस यानी सब्जेक्टिव साइन प्रेगनेंसी के अंदर होते हैं, उसको बोलते हैं स्पूरियस या फैंटम प्रेगनेंसी। उसके बाद अदर आर्बोरिफेशियन कौन कौन से होते हैं, एक होता है ओके डाइकाइलॉन, ओके, लेड प्रोडक्ट होता है, आर्बोरिफेशियन के लिए यूज होता है। एक होता है यूटस पेस्ट, जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड एंड आयोडीन का कॉम्बिनेशन होता है, पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन का कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं यूटस पेस्ट। एक होता है आपका डाइसाइलॉन। एक होता है एबोर्सन स्टिक भी यूज करते हैं आजकल, एबोर्सन स्टिक है, लेंथ होती है 12 से 18 सेंटीमीटर होती है, वेजाइनल इरिटेशन कॉज करती है। कौन कौन से प्लांट है उससे यूज करते हैं, एक होता है प्लेमेंगो, इर्गोट, एक्बोलिक्स, कौन कौन से, प्लेमेंगो, ठीक है ना, ओके, प्लेमेंगो, इर्गोट, एक्बोलिक्स, कैलोट्रोपिस, मोस्ट कॉमन आंकड़ा का यूज करते हैं, कैलोट्रोपिस आंकड़ा, वो ओलियंडर नेरियम ओडोरम का यूज करते हैं, ओलियंडर नेरियम ओडोरम। एल का मतलब लेड का भी यूज करते हैं, ए का मतलब आर्सेनिक, एकोनाइट, एब्रस पिरिकेटोरियस और स्टिकनिन का भी यूज करते हैं, ठीक है ना, स्टिकनिन का भी यूज करते हैं, आर्सेनिक, एकोनाइट, एब्रस पिरिकेटोरियस, लेड, ओलियंडर नेरियम ओडोरम, कैलोट्रोपिस, एक्बोलिक्स, एर्गोट और प्लम्बिज्म। उसके बाद अपन कर लेते हैं वर्जिन और, ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ लेते हैं वर्जिन और डिफ्लोरेशन में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। वर्जिन के अंदर होती है, वर्जिन के अंदर आइमन इंटैक्ट होती है, और डिफ्लोरेशन के अंदर आइमन है वो टोके टॉर्न हो जाती है। और उसके बाद अपन देखते हैं फॉर्सिट्स देख लेते हैं, फॉर्सिट्स इसके अंदर नॉर्मल होते हैं और इसके अंदर है वो आपके फॉर्सिट्स है वो टॉर्न हो जाते हैं, ठीक है, फॉर्सिट्स मतलब पोस्टीरियर कमीचर। उसके बाद फोसा नेविकुलरिस देखते हैं, तो इसके अंदर इंटैक्ट होता है, इसके अंदर फोसा नेविकुलरिस वो डिसअपीयर हो जाता है। वेजाइना और रगुसिटी देखते हैं, वेजाइना इसके अंदर नैरो होती है, रगुसिटी प्रेजेंट होती है, इसके अंदर रगुसिटी लॉस्ट हो जाती है, वेजाइना है वो आपकी डायलेटेड हो जाती है। खास बात है, बार-बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्जिन और डिफ्लोरेशन के अंदर क्या-क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले अपन आइमन की बात कर लेते हैं, ये होता है, ठीक है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है जो कि वेजाइनल वॉल को सराउंड करता है, ये वर्जिनिटी को कभी भी डिसाइड नहीं करता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, वो होता है सेमी लूनार या क्रिस्टेंटिक टाइप ऑफ द आइमन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आइमन होता है, 70% फीमेल के अंदर यही होती है, मोस्ट कॉमन, ठीक है ना। उसके बाद है आपका मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हाइमन रप्चर, मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है आपकी ओके पोस्टेरोलेटरल 5 और 7 o'clock पोजीशन, पोस्टेरोलेटरल 5 और 7 o'clock पोजीशन, ठीक है। कब होती है, पेनिस ऑफ फॉरेन बॉडी गोज इनटू द वेजाइना। उसके बाद आता है चाइल्ड के अंदर है हाइमन नॉट रप्चर इजीली, चिल्ड्रन के अंदर हाइमन है वो इजीली रप्चर नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो डीप सीटेड हाइमन होती है, नीट के अंदर पूछा गया डीप सीटेड हाइमन की वजह से। और इसके अंदर होता है पोस्टेरोलेटर 5 और 7 o'clock पोजीशन पे मोस्ट कॉमन हाइमन वो रप्चर होती है। एक होता है आपका यील्ड टैग ऑफ द हाइमन, कभी कभी मिलता है, उसको बोलते हैं कैनरूला माइलेंटिफॉर्मिस, कैनरूला माइलेंटिफॉर्मिस होती है। टाइप ऑफ हाइमन नीट 2022 के अंदर पूछा गया, खास बात होता है टाइप्स ऑफ द हाइमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ द हाइमन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक ही है, गोल है तो एनुलर है, ओके, सेमिलुनार है, उसके बाद बहुत सारे किवी फॉर्म है, उसके बाद 2 है तो सेप्टेट है, उसके बाद फिम्ब्रिएटेड भी हो सकती है, और कोई भी से नियत इनकॉर्पोरेट होती है, कोई भी नियत इनकॉर्पोरेट हो सकती है, फिम्ब्रिएटेड हो सकती है, सेप्टेट हो सकती है, किवी फॉर्म हो सकती है, सेमिलुनार हो सकती है, एनुलर हो सकती है, ठीक है। ओके, अदर टाइप्स ऑफ द हाइमन के अंदर बात कर लेते हैं, तो फिम्ब्रिएटेड ये देख सकते हो आप, फिम्ब्रिएटेड ऐसी होगी, ठीक है। आल्सो नाउन नेचुरल नोचेस ऑफ द वेजाइना, नेचुरल नोचेस होती है, मे बी कंफ्यूज एज ए वेजाइनल टीयर के साथ में कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु इसके अंदर क्लासिकल 4 फीचर्स होते हैं जो कि इसके अंदर ही होते हैं फिम्ब्रिएटेड वेजाइना के अंदर, ठीक है। सबसे पहले बात है ये एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, दोनों साइड सिमेट्रिकल होती है, एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, दोनों साइड सिमेट्रिकल होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है और वेजाइनल वॉल के अंदर एक्सटेंड नहीं करता है, ठीक है। डोंट एक्सटेंड टू द वेजाइनल वॉल, फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, सिमेट्रिकल ऑन द बोथ साइड, प्रेजेंट एंटीरियरली, खास बात है जो कि अपन इसको अलग करते हैं, वेजाइनल टीयर से इसको अलग करते हैं, ये खास बात है। बट वेजाइनल टीयर के अंदर अपन बात कर लेते हैं, तो वेजाइनल टीयर होता है एसिमेट्रिकल होता है, आपने पढ़ा था फिब्रिएटेड हाइमन होती है वो सिमेट्रिकल होती है, वेजाइनल टीयर एसिमेट्रिकल होता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड नहीं होता है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड हो रहा था, ये वेजाइनल वॉल के साथ में एक्सटेंड करता है, ठीक है। ये वेजाइनल वॉल के साथ में भी एक्सटेंड करता है, वो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो वेजाइनल वॉल के साथ में एक्सटेंड करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड नहीं होता है, एसिमेट्रिकल होता है। कौन कौन से कॉजेज है, ठीक है, कॉजेज ऑफ द रप्चर्स ऑफ द हाइमन, कौन कौन से क्या क्या कॉजेज होते हैं जो कि हाइमन को रप्चर करते हैं। सबसे पहले सेक्स हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, कोई इंफेक्शन हो सकता है, ठीक है, मास्टरबेशन हो सकता है, सैनिटरी टेम्पॉन्स हो सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है और सोलापित हो सकता है। ये कॉजेज होते हैं जो कि उसको हाइमन को रप्चर करते हैं। सोलापित क्या होता है, ये आपका एक होता है सोलापित स्पॉन्जी प्लांट स्टेम होता है जो कि वेजाइना को डायलेट करने के लिए यूज होता है, स्पॉन्जी प्लांट स्टेम होता है जो कि वेजाइना को डायलेट करता है, इसको बोलते हैं एप्टिव विरिस भी बोलते हैं। ये यंग गर्ल्स के अंदर यूज करते हैं टू मेक देम फिट फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए फिट बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। उसके बाद आता है वर्जिन्स, क्या होता है, एक होता है ट्रू वर्जिन्स, एक होता है आपका फाल्स वर्जिन। ट्रू वर्जिन्स होता है जिसके अंदर है ओके फीमेल हु नेवर हैड सेक्सुअल, जो कभी भी इंटरकोर्स नहीं किया उसको बोलते हैं ट्रू वर्जिन, उसके अंदर हाइमन इंटैक्ट रप्चर कुछ भी हो सकता है। परंतु फाल्स वर्जिन के अंदर है फीमेल के अंदर जो कि पर्टिकुलरली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, हाइमन उसके अंदर इंटैक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, फाल्स वर्जिन के अंदर है उसके अंदर हाइमन तो इंटैक्ट है, ठीक है, इलास्टिक हाइमन होती है जो कि इंटैक्ट होती है, परंतु फीमेल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स अंदर पार्टिसिपेट किया है, उसको बोलते हैं फाल्स वर्जिन। एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, फाल्स वर्जिन का एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, खास बात है।
उसके बाद एक होता है नलीफेरस और एक होता है मल्टीपेरस फीमेल। नलीफेरस क्या होता है, मल्टीपेरस क्या होता है, खास बात है। नलीफेरस के अंदर अपन यूट्राइन कैविटी देखते हैं, यूट्राइन कैविटी होती है वो ट्रायंगुलर होती है, पेरस के अंदर यूटेराइन कैविटी सर्कुलर होती है, ठीक है। उसके बाद वॉल ऑफ द यूट्रस, इसके अंदर कॉन्वेक्स होती है और इसके अंदर होती है आपकी कॉनकेव, पेरस के अंदर कॉनकेव होती है और नलीफेरस के अंदर कॉन्वेक्स होती है। एक्सटर्नल ओस इसके अंदर सर्कुलर होता है, इसके अंदर होता है ट्रांसवर्स स्लिट लाइक होता है, ठीक है। तो यूट्राइन कैविटी इसके अंदर नलीफेरस के अंदर यूट्राइन कैविटी ट्रायंगुलर होती है, वॉल ऑफ द यूट्रस कॉन्वेक्स होती है, एक्सटर्नल ओस है वो सर्कुलर होता है। पेरस के अंदर यूट्राइन कैविटी सर्कुलर होती है, वॉल ऑफ द यूट्रस कॉनकेव होती है और इसके अंदर ट्रांसवर्स स्लिट होता है, एक्सटर्नल ओस। अब अपन बात करने वाले हैं सेक्सुअल ऑफेंस एंड परवर्जन। सबसे पहले अपन बात करेंगे सेक्सुअल परवर्जन, पैराफिलिया आल्सो नोन एज। परवर्जन होता है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय द एब्नॉर्मल एक्ट या मेथड के द्वारा। एक होता है सैडिज्म, सैडिज्म होता है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करता है इन्फ्लिक्टिंग पेन या टॉर्चर ऑन द अदर के ऊपर करता है, इसको बोलते हैं एल्गोलेनिया, एल्गोनेरिया, ठीक है। एक होता है मैचोसिज्म, इसके अंदर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम द सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ द पेन, सफरिंग पेन, ये खुद सफर होता है। ये होता है आपका सेक्सुअल एस्पाइक्सिया, इसके अंदर मिल सकता है, ठीक है। सेक्सुअल एस्पाइक्सिया इसके अंदर मिलता है। इसके अंदर क्या होता है सेक्सुअल एस्पाइक्सिया इसके अंदर क्यों मिलता है, क्योंकि इसमें कैरोटिड वेसल्स या ओके पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसकी वजह से सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है और कॉन्शियसनेस इंपेयर्ड हो जाती है, इसको बोलते हैं एरोटिक हेलुसिनेशन या सेक्सुअल प्रोजर आता है, एरोटिक हेलुसिनेशन आता है और तो पेशेंट को सेक्सुअल एस्पाइक्सिया हो जाता है, पेशेंट मर जाता है। एक होता है आपका बॉन्डेज, बॉन्डेज होता है दोनों सैडिज्म और मैचोसिज्म दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं बॉन्डेज। एक होता है आपका डिप्लोडिज्म, ये होता है टाइप ऑफ द सैडिज्म का टाइप होता है। इसके अंदर टीचर ऑब्टेन द सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम द बीटिंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट को बीटिंग से टीचर को सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, ओके डिप्लोडिज्म। एक होता है ओके अंडीनिज्म, इसके अंदर होता है यूरिनेशन को देखने से आता है, यूरिनेशन को देखने से आता है, उसको बोलते हैं अंडीनिज्म। एक होता है कोप्रोफिलिया, इसके अंदर आता है फीसेस को देखने से आता है कोप्रोफिलिया। एक्सेस सेक्सुअल डिजायर मेल की है तो उसको बोलते हैं ओके सेटेरियसिस, फीमेल के अंदर है उसको बोलते हैं निम्फोमेनिया, ठीक है। ओके ओरल स्टिमुलेशन ऑफ द मेल जेनेटेलिया उसको बोलते हैं फेलेशियो, फीमेल जेनेटेलिया उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूनिलिंगस। एक होता है आपका नेक्रोफेजिया, ईटिंग द डेड बॉडी को खाना, नेक्रोफेजिया। एक होता है नेक्रोफिलिया, सेक्स विद द डेड बॉडी, नेक्रोफिलिया। बोथ आर पनिशेबल अंडर 297 आईपीसी, ठीक है, इररेस्पेक्ट ऑफ द डेड बॉडी अप टू द 1 ईयर ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। एक होता है आपका वयूरिज्म या स्कोपोफिलिया, इसको बोलते हैं पिंपिंग टॉम, ठीक है, मिनिमम एज होती है 18 ईयर, आईपीसी है 354 आईपीसी, वयूरिज्म, ठीक है, वयूरिज्म स्कोपोफिलिया। इसके अंदर ऑब्टेन द सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय वाचिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, वाचिंग सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ द कपल, उसको बोलते हैं मिक्सोस्कोपिया। एक होता है एग्जीबिशन, एक्ट ऑफ द एक्सप्रेसिंग वन जेनेटेलिया, पनिशमेंट अंडर 294 आईपीसी और 3 महीने तक की सजा होती है। नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2021 के अंदर एग्जीबिशंस, ठीक है, एग्जीबिशन पूछा गया है। वयूरिज्म भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशंस की, ये भी बार-बार पूछा जा रहा है, खास बात होता है। इसके अंदर वाचिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ द कपल, उसको बोलते हैं मिक्सोस्कोपिया और ऑब्टेन द सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय वाचिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी और मिनिमम एज 18 साल होती है और आईपीसी 354 आईपीसी, खास बात है, बार-बार पूछी जाती है। पनिशमेंट अपने ये पढ़ लिया, एग्जीबिशन का 294 के अंदर 3 महीने का होता है। एक होता है स्टिकिंग, ठीक है, एक्ट ऑफ द रनिंग न्यूड थ्रू द पब्लिक एरिया के द्वारा नंगा घूमना, उसको बोलते हैं स्टिकिंग। एक होता है फ्लेसिंग, ठीक है, एक होता है आपका फ्लेसिंग, ऑब्टेन द सेक्सुअल बाय एक्सपोजिंग इंडिविजुअल जेनेटेलिया बाय टेम्परेरी रिमूवल ऑफ द क्लॉथ, अर्थात टेम्परेरी क्लॉथ को रिमूव करने के बाद में अपन जो जेनेटेलिया को एक्सपोज करते हैं उसको बोलते हैं फ्लेसिंग। एक होता है मूनिंग होता है बटक्स को एक्सपोज करना, ठीक है, मूनिंग बोलते हैं, ठीक है, ऑब्टेन द सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम द एक्सपोजिंग बटक्स, उसको बोलते हैं मूनिंग, फ्लेसिंग, स्टिकिंग, ठीक है। उसके बाद एक होता है ठीक है, ओके मैस्टरबेशन उसको बोलते हैं पब्लिक प्लेस मास्टरबेशन, ये पनिशेबल होता है अंडर द 294 आईपीसी, उसको बोलते हैं ओनेनिज्म या ओके इप्सेशन। एक होता है आपका फेटिचिज्म, ठीक है, एक होता है आपका फेटिचिज्म, इसके अंदर है आर्टिकल ऑपोजिट सेक्स के आर्टिकल के द्वारा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्राप्त होता है। इसके अंदर मेन होता है ट्रांसवेस्टिज्म, उसको बोलते हैं यूनिज्म, एग्जांपल ऑफ द फेटिचिज्म, ठीक है, ओके वियर क्लॉथ ऑफ द ऑपोजिट साइज के क्लॉथ पहनता है, इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर बार पूछा जा रहा है। एक होता है फ्यूटेरिज्म, इसके अंदर है रबिंग द जेनेटेलिया अगेंस्ट द ऑपोजिट सेक्स इन द पब्लिक, ये होता है 290 आईपीसी के अंदर पनिशेबल होता है, 290 आईपीसी के अंदर पनिशेबल होता है। एक होता है आपका कोप्रोलेलिया, इसके अंदर होता है ठीक है, ओके ऑब्सेंस लैंग्वेज के द्वारा कोप्रोलेलिया। एक होता है स्कोटोलॉजिया, ये होता है ओके ऑब्सेंस टेलीफोन कॉल पे ऑब्सेंस सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्राप्त होता है। एक होता है नेरोटोफिलिया, इसके अंदर होता है टेलिंग ऑब्सेंस वर्ड या स्टोरी टू ए पार्टनर, अच्छा पोर्नोग्राफिक स्टडी, ठीक है, उसको बोलते हैं नेरोटोफिलिया। एक होता है यूरेनिज्म, ठीक है, उसके अंदर फिंगर या लिंकिंग से उसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं यूरेनिज्म। एक होता है टोइलिज्म, ठीक है, इसके अंदर 3 पीपल सेक्सुअल एक्टिविटी करने वाले होते हैं, 3 मतलब टोइलिज्म। एक होता है पायरो मतलब सेटिंग द फायर के द्वारा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आता है। एक है प्लेइंग विद बेग पाइप्स, इसके अंदर है आर्मपिट्स, ठीक है, ओके सेक्सुअल एक्टिविटी इन द आर्मपिट्स। एक होता है बोबिट सिंड्रोम, इसको फीमेल पार्टनर एम्पुटेट हर पेनिस ऑफ द हर मेल पार्टनर फॉर द सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, उसको बोलते हैं बोबिट सिंड्रोम, खास बात है बोबिट सिंड्रोम। एक होता है आपका लस्ट मर्डर, ठीक है, ओके रिसीव सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय किलिंग पार्टनर फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी, उसको बोलते हैं आपका लस्ट मर्डर। एक होता है आपका जेरेंटोफिलिया, इसके अंदर होता है एल्डरली के अंदर सेक्सुअल जेरेंटोफिलिया। एक होता है पेडोफिलिया के अंदर होता है यंग चिल्ड्रन 16 साल के ओल्ड। एक होता है क्लिस्माफिलिया, इसके अंदर होता है इनिमा के द्वारा रिसीविंग द इनिमा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्राप्त होता है। एक होता है पार्शियलिज्म, इसके अंदर होता है स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के लिए होता है, उसको बोलते हैं पार्शियलिज्म। एक होता है एनकाउंटेरिज्म, इसके अंदर है हियरिंग ऑब्सेंट साउंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं एनकाउंटेरिज्म। अब आता है सेक्सुअल ऑफेंस है वो नेचुरल या अननेचुरल हो सकता है, ठीक है, ओके सेक्सुअल ऑफेंस। अब आता है नेचुरल होता है पेनोवेजाइनल सेक्सुअल रूट है वो नेचुरल होता है, ठीक है। रेप हो सकता है, बोथ नेचुरल और अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस हो सकता है। रेप अननेचुरल होता है एनी ऑफेंस इन विच पेनोवेजाइनल रूट इज नॉट यूज और पनिशेबल है 377 आईपीसी 10 साल तक के लिए, ओके अननेचुरल्स के लिए।
ओके रेप होता है वो नेचुरल और अननेचुरल दोनों ही होता है, खास बात है। उसके बाद एडल्ट्री है जो कि ओके 497 आईपीसी के अंदर है, वो उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। सिविल कोसेस के अंदर एडल्ट्री के अंदर इसके अंदर डिवोर्स भी हो सकता है। उसके बाद है इंसेंट, इंसेंट होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप विद ब्लड रिलेटिव्स, ठीक है, ये भी नॉट क्राइम इन द इंडिया, कोई आईपीसी नहीं है इसके बारे में, ठीक है, नॉट क्राइम इन इंडिया, नो आईपीसी, इंसेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लड रिलेटिव्स। उसके बाद होता है एक होता है इंसेंट कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स, एक होता है, ठीक है ना, फेरोइन कॉम्प्लेक्स, 3 कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर इंसेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर। पहला तो है डॉटर एंड फादर के बीच में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। दूसरा होता है सन और मदर के बीच में होता है, उसको बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। उस एक होता है आपका फेरोइन कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर ब्रदर और सिस्टर के अंदर होता है, ब्रदर और सिस्टर के अंदर है तो फेरोइन कॉम्प्लेक्स, सन और मदर के अंदर है ओडियस कॉम्प्लेक्स, डॉटर और फादर के अंदर है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब आता है अननेचुरल, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर क्या क्या कौन कौन से आते हैं आपने पढ़ा था 377 आईपीसी के अंदर पनिशेबल होता है। पहला होता है लेस्बियनिज्म, इसके अंदर सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है, ये सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है, लेस्बियनिज्म या उसको बोलते हैं ट्राइबलिज्म, सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन द टू फीमेल, ठीक है ना, ओके सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू फीमेल के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है उसको बोलते हैं लेस्बियनिज्म या उसको बोलते हैं ओके ट्राइबलिज्म, सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है। एक होता है बेस्टियलिटी, ठीक है, बेस्टियलिटी होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनिमल के साथ में करते हैं तो भी ये सेक्सुअल ऑफेंस है, पनिशेबल अंडर द 377 आईपीसी। एक होता है बक्कल कोइटस, उसको बोलते हैं ओरोजेनिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स, आल्सो नोन एज सिन ऑफ द गोमेरो, अच्छा सिन ऑफ द गोमेरो। एक होता है बग्गी, उसको बोलते हैं सोडोमी, सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है, एनोजेनिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स ये सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है, एनोजेनिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स ये सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है, उसको बोलते हैं सोडोमी, ठीक है, ये बग्री। एक होता है बक्कल कोइटस, बक्कल कोइटस, ठीक है, ये 4 चीजें, एक होता है लेस्बियनिज्म, बेस्टियलिटी, बक्कल कोइटस और बग्री। उसके बाद अपन देख लेते हैं इसके अंदर है, इसके अंदर आ जाता है सोडोमी, सोडोमी बिटवीन द एडल्ट, ठीक है, सबसे पहले आता है सोडोमी, सोडोमी बिटवीन द एडल्ट एंड चाइल्ड के बीच में उसको बोलते हैं पेडास्ट्री, पेडास्ट्री, चाइल्ड को उसके अंदर बोलते हैं केलेटो, ठीक है ना, कैटामाइट, और एडल्ट को बोलते हैं इसके अंदर पेड्रा रेस्ट, एग्जांपल ऑफ द पेडोफाइल्स, एग्जांपल्स ऑफ द पेडोफाइल, ठीक है। इसके बाद है इसके अंदर है लेस्बियनिज्म, द एक्टिव सेक्सुअल पार्टनर, इसको बोलते हैं ओके, उसको बोलते हैं डाइके या डुच, और पैसिव सेक्सुअल है उसको बोलते हैं फेमे, ठीक है। इन 2018 के अंदर इसको अंदर है इन 2018 चेंज इन 377 आईपीसी के अंदर चेंज किया गया है, ठीक है। इसके अंदर है होमोसेक्सुअलिटी इन द एडल्ट विद कंसेंट, इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। होमोसेक्सुअलिटी विद एनिमल चिल्ड्रन एंड विदाउट कंसेंट पनिशेबल अंडर 377 आईपीसी, ठीक है। इसके अंदर सोडोमी एंड लेस्बियनिज्म सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है, नीट के अंदर पूछा गया है। इंसेंट, ठीक है, इंसेंट भी सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है, इंसेंट भी सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है, और सोडोमी और लेस्बियनिज्म भी सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है, ठीक है ना। इन सोडोमी के अंदर होता है नॉन हैबिचुअल पैसिव एजेंट, ठीक है, नॉन हैबिचुअल पैसिव एजेंट है तो इसके अंदर प्रेजेंटेशन है टीयर, टीयर के साथ प्रेजेंट कर सकता है, इंजरी के साथ में या रुगोसिटी, ठीक है, रुगोसिटी ऑफ द एनल कैनाल के साथ में, नॉन हैबिचुअल है। और हैबिचुअल पैसिव एजेंट है तो इसके अंदर है फनल शेप एनल कैनाल होगी, कोई टीयर या कोई रुगोसिटी नहीं होगी, और उसके अंदर पेरी एनल हेयर है वो सेव्ड मिलेंगे, और पॉजिटिव लेटरल बटक ट्रैक्शन टेस्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव आते हैं। मैनुअल ट्रैक्शन ऑफ द बटक्स, पैराडॉक्सिकल डायलेटेशन ऑफ द एनल कैनाल, ठीक है, मैनुअल ट्रैक्शन ऑफ द बटक्स, पैराडॉक्सिकल डायलेटेशन ऑफ द एनल कैनाल, उसको बोलते हैं पॉजिटिव लेटरल बटक ट्रैक्शन टेस्ट। उसके बाद आता है रेप, रेप के अंदर 375 आईपीसी के अंदर इसको डिफाइन किया, 370 के अंदर इसका पनिशमेंट होता है। रेप है इंसर्टिंग द पेनिस या पेनिस लाइक ऑब्जेक्ट इनटू द वेजाइना, ओरल, एनल कैनाल, यूरेथ्रल पार्ट्स ऑफ ए फीमेल, हेंस रेप कैन बी नेचुरल और अननेचुरल, इट इंक्लूड अगेंस्ट द विल एंड विदाउट कंसेंट है, विल के साथ में भी हो सकता है और विल के बिना भी हो सकता है, विदाउट कंसेंट, ठीक है, विदाउट कंसेंट, ठीक है, अगेंस्ट द विल। उसके बाद में विद कंसेंट भी हो सकता है, आउट ऑफ द फियर के साथ में हो सकता है, फ्रॉड के साथ में हो सकता है, इंटॉक्सिकेटेड हो सकता है, 18 साल से कम के अंदर हो सकता है, इंटॉक्सिकेटेड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ द सेडेटिव ड्रग कॉल्ड ओके डेट रेप भी बोलते हैं। मिनिमम एज ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स 18 साल होती है। रेप या सेक्स एज लेस देन 18 ईयर उसको बोलते हैं स्टेचुअरी रेप, स्टेचुअरी रेप नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। मेडिको लीगल डेफिनेशंस ऑफ द रेप है स्लाइटेस्ट पेनिट्रेशन ऑफ द वल्वा, उसको बोलते हैं रेप, ओके, हाइमन रप्चर या सीमन डिस्चार्ज या कंप्लीट पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस इज नॉट नेसेसरी, ये कोई नेसेसरी नहीं है। देयर इज ए नो एज लिमिट ऑफ द कमिटिंग द रेप, के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। इन इंडिया रेप इज ओनली विद फीमेल के साथ में होता है, इन द फ्रांस बोथ मेल और फीमेल के साथ होता है। इंपोर्टेंस इज नॉट ए डिफेंस ऑफ द रेप, खास बात है इंपोर्टेंस है पेशेंट, फिर भी वो डिफेंस नहीं है रेप के लिए, ठीक है, नॉट ए डिफेंस फॉर द रेप। अब पनिशमेंट ऑफ द रेप के अंदर खास बात है, पनिशमेंट ऑफ द रेप है वो 376 के अंतर्गत आता है, 376 के अंतर्गत आता है पनिशमेंट फॉर द रेप। सबसे पहले इसके अंदर आती है ए 376 ए, इफ विक्टिम एनी फीमेल गोज इनटू द कोमा या एनी वेजिटेटिव स्टेट, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिनिमम से डेथ तक होता है, मैक्सिमम, अच्छा, यदि फीमेल गोज इनटू द कोमा या एनी वेजिटेटिव स्टेट तो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिनिमम से डेथ तक होता है, मैक्सिमम। सेकंड है बी, बोथ हस्बैंड और वाइफ ओके लीगली सेपरेटेड हो चुके, डिवोर्स दे दिया है, ठीक है, लीगली सेपरेटेड हो चुके, डिवोर्स दे दिया है तो पनिशमेंट होता है 2 से 7 दिन। एक होता है कस्टोडियल रेप, ठीक है, बाय पुलिस, हॉस्पिटल या पब्लिक सर्वेंट या मेडिकल सुपरिटेंडेंट 5 से 10 साल तक का होता है। एक होता है गैंग रेप, होता है 1 से ज्यादा पर्सन करते हैं, ठीक है, वो डी के अंदर आता है, पनिशेबल 20 साल से लाइफ इंप्रिजनमेंट। एक होता है ई एक्सेसिव हीनियस या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम या रिपीटेड गैंग रेप, ये होते हैं आपके ए बी सी डी ई। ए के अंदर है फीमेल कोमा या वेजिटेटिव स्टेट के अंदर चली गई, बी के अंदर है हस्बैंड और वाइफ लीगली सेपरेटेड हो चुके हैं, और सी के अंदर है कस्टोडियल रेप, हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है, पुलिस हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है, पुलिस कस्टडी के अंदर हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट हो सकता है या मेडिकल सुपरिटेंडेंट का हो सकता है। और उसके बाद डी होता है गैंग रेप, 1 से ज्यादा पर्सन, और ई होता है एक्सेसिव हीनियस या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर या रिपीटेड गैंग रेप, ठीक है। इसके अंदर है रिपीटेड हीनियस हो चुका है, मिनिमम लाइफ इंप्रिजन, मैक्सिमम होता है वो डेथ सेंटेंस दिया जाता है। एक होता है 39 सीआरपीसी के अंदर एनी मेडिकल लीगल केस फर्स्ट इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है, कोई भी मेडिकल लीगल केस है 39 सीआरपीसी के अंतर्गत अपन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अब आता है एग्जामिनेशंस ऑफ द एक्यूज्ड या विक्टिम इन द रेप, सबसे पहले इन्फॉर्म टू द पुलिस, खास बात है। उसके बाद विक्टिम एग्जामिनेशन है वो अपन करते हैं 164 सीआरपीसी के अंतर्गत, 164 ए सीआरपीसी होती है, पूरी बात कह दो।
उसके बाद मिनिमम कौन सी रैंक रिक्वायर होती है, उसके लिए एग्जामिनेशन के लिए वो होता है एसआई, सब इंस्पेक्टर लेवल। फीमेल सब इंस्पेक्टर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, फीमेल डॉक्टर इज रिक्वायर्ड होती है। और एग्जामिनेशन डन विद द कंसेंट, कंसेंट के साथ किया जाता है 3.2 सीआरपीसी के अंतर्गत एग्जामिनेशन डन विद कंसेंट, ठीक है। स्टार्ट ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दिया जाता है, स्टार्ट द ट्रीटमेंट फॉर द एसटीडी और प्रेगनेंसी। यदि मना किया है तो इन्फॉर्म, अपन को इन्फॉर्म रिफ्यूज डॉक्यूमेंटेड करना है कंसेंट, ठीक है, इन्फॉर्म रिफ्यूज कंसेंट, इन्फॉर्म रिफ्यूज, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड करना है। अब आता है एग्जामिनेशन अपन क्या क्या करते हैं, ठीक है। एक होता है मोबाइल स्पर्म इन वेजाइना अप टू द 6 ईयर, ठीक है, 6 आवर अप टू द 6 आवर, अप टू द 6 आवर तक होता है, ठीक है। मोबाइल स्पर्म इन द वेजाइना होता है 6 आवर तक होता है, आफ्टर द 6 आवर होता है वो उसकी मोटिलिटी होती है, ठीक है, लॉसेस हो जाती है मोटिलिटी। तो एक होता है स्पर्म होता है 72 आवर तक लाइव रहते हैं, स्पर्म होता है 72 घंटे तक वो जीवित रहते हैं, स्पर्म 72 घंटे तक जीवित रहते हैं, ठीक है, स्पर्म 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले आता है टोलुडिन ब्लू डाई होती है जो कि डिटेक्ट इंजरी को करती है वेजाइनल एंड पेरियनल रीजन के अंदर इंजरी को डिटेक्ट करती है। उसके बाद होता है ग्लेंडर किन रॉड होता है जो उसको बोलते हैं हाइमेनोस्कोप बोलते हैं, डिटेक्ट द हाइमन रप्चर 507 ओक्लॉक पोजीशन पर हाइमन को रप्चर को डिटेक्ट करता है। उसके बाद आता है फोर स्वाब फॉर द डिफरेंट रीजन कलेक्टेड, ठीक है, फोर स्वाब फॉर द डिफरेंट रीजन अपन कलेक्टेड करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज होता है वो 53 सीआरपीसी के अंतर्गत किया जाता है। इसका कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है, मिनिमम एसआई की होता है। और स्मिग्मा प्रेजेंट अराउंड द ग्लास पेनिस, नो सेक्सुअल इंटरकोर्स इन द लास्ट 24 आवर, खास बात है इसके अंदर। यदि स्मेग्मा प्रेजेंट है, ठीक है, स्मेग्मा प्रेजेंट है, यहाँ पर छोटे छोटे वो प्रेजेंट है, ठीक है, स्मेग्मा प्रेजेंट है, लास्ट 24 आवर के अंदर उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, ठीक है, लास्ट 24 आवर के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद पिनाइल स्वाब अपन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, डिटेक्ट द वेजाइनल सेल को डिटेक्ट करते हैं, लुगोल आयोडीन स्टेन यूज करते हैं या अपन पेप स्टेन यूज करते हैं, ठीक है, पेप स्टेन यूज करते हैं, लुगोल आयोडीन यूज करते हैं। यदि कंसेंट नहीं दिए तो वेजाइनल स्वाब नहीं लेना है, लेकिन यदि फीमेल ने कंसेंट नहीं दिए तो वेजाइनल स्वाब अपन को नहीं लेना है, परंतु मेल स्वाब तो लेना ही है। उसके बाद आता है लीगल इंप्लीकेशंस इन द रेप, ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ ए रेप विक्टिम पनिशेबल अंडर 228 आईपीसी के अंदर फॉर रेप ट्रायल इन द कोर्ट, ठीक है, कैमरा ट्रायल या उसको बोलते हैं सीक्रेट ट्रायल होता है, ठीक है, इन द पब्लिक इज नॉट अलाउड, ओके, 327 सीआरपीसी और 357 सीआरपीसी। इट इज मैंडेटरी फॉर एनी हॉस्पिटल टू एग्जामिन एंड ट्रीट द रेप विक्टिम विदाउट एनी डिले, ठीक है। एक होता है एफआईआर अपन कहते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके अंदर कहते हैं पार्ट ऑफ द 154 सीआरपीसी का पार्ट होता है ये, ठीक है। 167 ए के अंतर्गत एक पुलिस फेल टू रिपोर्ट या फाइल एफआईआर, इट इज पनिशेबल अंडर द 166 ए आईपीसी। 166 बी होता है हॉस्पिटल फेल टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ ए ओके रेप विक्टिम, उसको बोलते हैं 166 बी आईपीसी, ठीक है, पनिशेबल अंडर द 166 बी आईपीसी। उसके बाद एक कौन कौन से एक्ट्स होते हैं, ठीक है, ओके, एक्ट विच ओके इंपोज बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द मेल के ऊपर आ जाता है। 114 ए इंडियन एविडेंस एक्ट है, प्री संसप्शन ऑफ एब्सेंस ऑफ द कंसेंट, एब्सेंस ऑफ द कंसेंट इन ए रेप केसेस के अंदर है, ठीक है, ओके, रेप केसेस के अंदर है एब्सेंस ऑफ द कंसेंट, अपन एब्सेंस मानते हैं, प्रीज्यूम करते हैं, ठीक है, ओके, प्रीजम्पशन ऑफ द एब्सेंस ऑफ द कंसेंट इन ए रेप केसेस के अंदर। 113 ए इंडियन एविडेंस एक्ट है, एबेटमेंट ऑफ द सुसाइड को अपन प्रीज्यूम करते हैं, ठीक है, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ठीक है, मैरिड वुमन डाई हुई है, मैरिड वुमन डाई हुई है तो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, मैरिड वुमन डाइड, ठीक है। 113 ए, 113 बी अपन प्रीज्यूम करते हैं, ड्राउरी डेथ होती है मैरिड, ठीक है, मैरिड वुमन डाई हो चुकी है तो अपन ड्राउरी डेथ उसके अंदर एज्यूम करते हैं, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। एक होता है 146 इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो है इमोरल कैरेक्टर ऑफ ए रेप विक्टिम इज नॉट क्वेश्चनेबल, ठीक है, इमोरल कैरेक्टर है रेप विक्टिम का तो कि वो क्वेश्चनेबल नहीं है, नॉन क्वेश्चनेबल है। एक होता है मैरिटल रेप, ठीक है, एक होता है मैरिटल रेप, ये होता है मैरिटल रेप होता है ओल्ड लॉ था, 15 वाइफ है वो 15 साल से छोटी है, कंसेंट के साथ में भी पनिशेबल है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वाइफ है वो 18 साल से छोटी है, ठीक है, ओके, इवन, ठीक है, लेस देन 18 ईयर इवन विद कंसेंट इज पनिशेबल, ठीक है, वो भी पनिशेबल होती है। और अबव द 18 ईयर वाइफ है तो कोई रेप नहीं है, नो रेप है। एक होता है जुवेनाइल रेप, ठीक है, एक होता है आपका जुवेनाइल रेप, जुवेनाइल रेप होता है वो होता है पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट लगता है इसमें, पॉक्सो एक्ट होता है प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है, ओके, इट इज फॉर द चिल्ड्रन बिलो द 18 ईयर बोथ मेल और फीमेल चाइल्ड। पॉक्सो एक्ट इंप्लीकेटेड ऑन 2012 के अंदर आया था और इसको 2019 के अंदर इसका अमेंडमेंट पास किया गया, लेकिन अमेंडमेंट इसका पास किया गया।